कल लेक्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें स्टार्टिंग पार्ट अपना था ब्राइन वाटर लेक्स को लेकर। जो राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट में, जिसमें मुख्य जिला है डिडवाना कुचामन एंड सेकंड नागौर। जबकि फ्रेश वाटर लेक्स हैं सबसे ज्यादा अरावली रीजन में, और उसमें मेनली उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को किसको नोट्स नहीं मिले अभी? आज भी उतने ही? तो फिर मिले कितनों को कल? कल कितनों को मिले थे? हाथ खड़े करो। मतलब 10 कॉपी आई थी। तो ब्राइन वाटर लेक्स में जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सांबर। सांबर के बाद में एक पचपदरा और एक डीडवाना, जिसमें तीनों की फेम अलग तरीके से। एक में नमक का उत्पादन अधिक होता है सांबर में, एक में बेस्ट क्वालिटी का सोल्ट है क्योंकि NaCl की मात्रा इसमें ज्यादा होती है 98% तक। एक में लो क्वालिटी सोल्ट निम्न श्रेणी का नमक है क्योंकि इसमें NaCl के स्थान पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है, और सल्फेट के कारण यहाँ पे एक केमिकल यूनिट बनाई गई है जिसको नाम राजस्थान के नाम से दिया हुआ है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना। इसके बाद में हमने स्टार्ट की थी फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स जिसमें राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट मीठे पानी की झीलों में आती है जयसमंद। राजस्थान में सबसे ज्यादा आइलैंड वाली झील जयसमंद, श्यामपुरा और भाट कैनाल किससे निकाली गई हैं? तो दो नहरें निकली हुई हैं इसमें, एक तो श्यामपुरा और एक भाट कैनाल। राजस्थान में जलचरों की बस्ती के रूप में प्रसिद्ध है दी कॉलोनी ऑफ एक्वाटिक एनिमल। फिर राजस्थान में उदयपुर के अंदर जो लेक्स हैं उसमें उदयपुर सिटी में एक इंपॉर्टेंट लेक्स आती है जयसमंद, वर्तमान सलूम्बर में आती है। जबकि उदयपुर सिटी में स्थित है उसमें एक तो आती है पिछोला लेक। पिछोला से फिर एक लिंक आगे की ओर जाता है जिसका नाम है स्वरूप सागर। स्वरूप सागर के थ्रू जो पिछोला का अतिरिक्त पानी है वो किस में जाता है? फतेह सागर। फतेह सागर पे कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे जो मैंने बताया था, मोस्टली लेटेस्ट पॉइंट है। और पिछोला पे ज्यादातर जो है अपने हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट, ऐतिहासिक विरासत स्थल बने हुए। जैसे उसमें जगमंदिर और जगनिवास किसके रूप में है? होटल लेक पैलेस, क्योंकि होटल के रूप में संचालित है और झीलों में बने हुए महल हैं वो, इस कारण उसको होटल लेक पैलेस। और आगे फतेह सागर है, उस पे एक तो अपना टेलीस्कोप लगा हुआ है, इसके अलावा सोलर ऑब्जर्वेटरी इसके किनारे बनी हुई है, और एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम इसके निकट स्थित, जो अपने एक तो बिसलपुर भी प्रसिद्ध है अपना कलरफुल फिश एक्वेरियम और ब्रीडिंग सेंटर। और इसके बाद में पिछोला झील और स्वरूप सागर है, इन दोनों से एक लिंक निकाल के अलग नाम लिखवाया था मैंने आपको, रंग सागर। एक उदयपुर सिटी से कुछ डिस्टेंस पे आता है एक गांव आता है बड़ी गांव, तो वहां बड़ी गांव में बड़ी बड़ी झील, जो रासिंग जी की माता के नाम से नाम था उसका, दूसरा जाना सागर, जाना सागर या जियान सागर। ये मुख्यतः एक तो विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति पाई जाती है महासिर फिश, उस महासिर फिश के लिए प्रसिद्ध है। एक पहाड़ी थी यहाँ पर बाहुबली हिल्स, उस बाहुबली हिल्स के लिए इसका इंपॉर्टेंस। फिर उदयपुर की झीलों में एक नाम था उदय सागर, उदय सागर जिसमें वो नदी गिरने के बाद नाम चेंज होता है। तो इसमें आइड नदी आती है, आइड नदी उसके बाद बेडच कहलाती है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बाकी निर्माता का नाम इसके नाम के अंदर है, महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा निर्मित। फिर इसके बाद में राजस्थान की सर्वाधिक हाइट पे, यानी जो लगभग 1200 मीटर हाइट पर, राजस्थान के अंदर मोस्ट डीपेस्ट सबसे गहरी झील जो अप्रोक्सीमेट 35 मीटर डीप में है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची, सबसे गहरी और विशेष प्रकार की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध। इसमें कुछ रॉक्स बताई थी आपको, टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक। इसके बाद में ग्रासिया जनजाति के लिए इसका इंपॉर्टेंस, और इसमें क्रेटर झील
ये इसको नेचुरल लेक के रूप में मानते हैं, वॉल्केनिक लेक। और जनश्रुतियों के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू फोक प्रोवर्ब्स, डग आउट फ्रॉम नेल्स, यानी नाखूनों के द्वारा निर्मित। तो नाखूनों से निर्मित ये जनश्रुति भी इसी के बारे में है। राजस्थान में हिल स्टेशन वाली एकमात्र झील, क्योंकि राजस्थान में हिल स्टेशन में एक ही साइट को मानते हैं, माउंट आबू। और माउंट आबू में सिर्फ एक ही झील आती है इस क्षेत्र में, आबू वाले क्षेत्र में नक्की। इस कारण राजस्थान की हिल स्टेशन लेक इसको माना गया है, जो 1200 मीटर हाइट पर है, यानी दी हाईएस्ट लेक ऑफ राजस्थान एंड मोस्ट डीपेस्ट लेक ऑफ राजस्थान, सबसे ऊंची और सबसे गहरी। और हाइट पे होगी तो इसका मीनिंग है उसका टेम्परेचर कम रहेगा, तो राजस्थान की कोल्डेस्ट या सबसे ठंडी झील। इसके बाद में अपन सदर्न अरावली के अंदर लास्ट पॉइंट अपन ने राजसमंद की ओर किया था, राजसमंद के नाम से। राजसमंद झील, जिसमें मैंने आपको राजस्थान की एक लोक देवी के बारे में बात की थी, गेवर माता। तो गेवर माता है, उन्होंने इस झील की नींव के अंदर समाधि ली और उन्हीं का टेम्पल इसके किनारे पे बना हुआ है। तो लास्ट में अपनी बात चल रही थी, एक तो घेवर माता टेम्पल, एक द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारकाधीश मंदिर। और इसी झील के किनारे यहाँ पे स्टेयर्स या सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों की संख्या कितनी थी? 9, जिनके ऊपर चौकियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों की संख्या 9 होने के कारण इनको पाल बोला गया है। तो ये काउंटिंग है 9 चौकी पाल। तो 9 चौकी पाल की झील के निकट है राजसमंद। इसी के निकट अपने मेवाड़ का इतिहास भप्पा रावल से राज सिंह जी तक का जो प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, इसके निकट लिखित है। राज प्रशस्ति। और लास्ट में अपने जो सनडाइल के बारे में बात हो रही थी अपनी, सूर्य घड़ी। तो सूर्य घड़ी के ये कुछ अपने सिविलाइजेशन या सभ्यताएं हैं, उनका रिसर्च होता रहता है। जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कुछ जगह जिनको ये लगता है कि खनन के अंदर कुछ पॉसिबल है कि हिस्टोरिकल कोई साइट मिल सकती है। तो ये कुछ समय 10-15 साल पहले यहाँ पे कुछ खनन कार्य चला था, जिसमें सूर्य घड़ी के प्रमाण मिले। तो उसकी बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी का मीनिंग कोई बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई लेख आया हुआ था, उसे लाइन जनरली अपन लिखते हैं। तो ये बुक्स में जनरली नहीं मिलती अपने को। तो ये पूछा जाए सूर्य घड़ी वाला, तो आंसर इसमें राजसमंद में रहता है। जबकि सूर्य से मिलता हुआ सौर वेधशाला, सौर वेधशाला एक अलग पॉइंट। तो सौर वेधशाला का जो रिलेशन है, ये फतेह सागर से रिलेवेंट। जबकि सूर्य घड़ी या सनडाइल जो समय देखने के काम में आती है, इसका संबंध किससे है? राजसमंद झील। तो दोनों अलग अलग पॉइंट है, सनडाइल अलग है और ये सोलर ऑब्जर्वेटरी अलग, सौर वेधशाला ये फतेह सागर के निकट। तो कल अपना सदर्न अरावली की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मिड अरावली की, और मिड अरावली का मीनिंग मुख्यतः अजमेर के आसपास। तो अजमेर के आसपास के जो लेक्स या झील हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट लेक है पुष्कर लेक, पुष्कर झील। पुष्कर के अलावा इसमें आना सागर, इसके अलावा एक झील आती है फोई सागर। तो इसमें जो पुष्कर झील है, पहले ये स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की मोस्ट होली लेक, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। इस पुष्कर लेक को एक तो नक्की झील की तरह टाइटल मिला हुआ है, क्रेटर लेक। क्रेटर यानी वोल्केनिक लेक के रूप में है, ज्वालामुखी झील। राजस्थान में ये टाइटल जो है क्रेटर वाला, ये 3 झीलों में यूज करते हैं वोल्केनिक लेक वाला। एक रामगढ़ हो रहा है कि अपने बारां में। तो क्रेटर झील, अब ये झील किस तरीके से निर्मित है? तो जब क्रेटर बोल दिया तो निर्माता कोई नहीं होगा इसका, नेचुरल लेक के रूप में माना गया है, प्राकृतिक झील। ये अजमेर में अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां जो पुष्कर के निकट है। इन्हीं पहाड़ियों के पास में ये अर्धचंद्राकार या क्रिश्चियन शेप में बनी हुई है लेक। जैसे राजस्थान में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां आती हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़। अर्धचंद्राकार जिला मैंने आपको बताया था सीकर। और राजस्थान में अर्धचंद्राकार सैंड ड्यून बताए थे बरखान। और अर्धचंद्राकार या क्रिश्चियन शेप में झील कौन सी है? पुष्कर। तो ये राजस्थान के अर्धचंद्राकार आकृति में जो बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध हैं, जिला भी है, पहाड़ी भी है, ड्यून्स भी हैं, तो उसमें एक लेक भी आती है। तो इसको एक तो ये नाम दिया जाता है इसके आकार के कारण, अर्धचंद्राकार झील।
इसमें आती है क्रिश्चियन सेप लेक, अर्धचंद्राकार झील। इस झील के किनारे 52 घाट हैं, इस कारण इसको 52 घाटा लेक भी कहा गया है। ये इसके किनारे पे जो घाट है उन घाटों की संख्या के आधार पे इसको 52 घाटा, घाटे का मीनिंग है लॉस नहीं है, घाटा मीनिंग है यहाँ पे घाटों की काउंटिंग है। तो 52 घाटा लेक, हर घाट के ऊपर अपने यहाँ टेम्पल बने हुए हैं पुष्कर में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है उसकी। राजस्थान में पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्मा जी की जो पूजा होती है या उनका जो मंदिर है वो इसी झील के निकट है। अब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यही है, भाई ब्रह्मा जी के मंदिर बांसवाड़ा में भी है, एक आसोत्रा में भी आता है, तो मंदिर और भी है, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ जो पूजा होती है वो पुष्कर में होती है। तो इस तरीके से यहाँ घाटों की संख्या, जिसमें घाटों को कुछ व्यक्तित्वों के नाम से नाम दिया हुआ है, और कुछ घाटों के अंदर या घाट जो बने हुए हैं इसमें जिलों के नाम भी लिखे हुए हैं। हो सकता है जैसे कोई बड़ी रियासत है उन्होंने निर्माण कार्य करवाया सवाई माधोपुर ने, तो उसको नाम दे दिया सवाई माधोपुर घाट। कोटा के महारावल है उन्होंने निर्माण कार्य करवाया तो नाम नहीं देके जिले का नाम दिया हुआ है कोटा घाट। तो यहाँ पे ऐसे कई घाट हैं जो जिलों के नाम से भी हैं, व्यक्तित्वों के नाम से भी। जैसे एक घाट जहाँ पे ब्रिटिश जो प्रिंस थे उसकी वाइफ आई तो उन्होंने देखा कि महिलाओं के स्नान के लिए और उनके कपड़े बदलने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने यहाँ एक जनाना घाट बनाया था। और बनाने वाली जो मेरी क्वीन नाम से प्रिंसेस थी उन्होंने इसका निर्माण करवाया। मेरी क्वीन नहीं, नाम ही मेरी क्वीन है उनका, मैडम मेरी क्वीन। तो इसको मैडम मेरी क्वीन घाट भी कहा जाता है। और बाद में महिलाओं को समर्पित है इस कारण इसको जनाना घाट बोला गया है। और जब भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की डेथ होती है, जैसे जिसका नेशनल फेस होता है, तो उन व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन देश के कई कोनों में होता है। गांधी जी का भी ऐसा ही हुआ था। अटल बिहारी जी की अस्थियों का विसर्जन इंडिया में 100 साइट्स पे किया गया था। राजस्थान में अटल बिहारी जी की अस्थियों को 3 जगह विसर्जित किया, जिसमें एक पुष्कर, एक कोटा में चंबल, और एक माही नदी का जो त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर। तो गांधी जी की अस्थियों का भी ऐसे इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी, चारों कोनों में अस्थियों का विसर्जन हुआ है। तो गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन जब यहाँ किया गया, जो कई बार विसर्जन के टाइम जनरली टोकते नहीं उस टाइम व्यक्ति को, जैसे विवाह के अंदर तो कोई भी टोक देता है, लेकिन जब डेथ होती है उस टाइम जनरली कोई थोड़ा बहुत इधर उधर काम हो भी रहा होता है तो व्यक्ति जनरली टोकते नहीं, बाद में बताते हैं भाई ये गलत किया है। अब गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जैसे ही आए तो गलती से वो जनाना घाट पहुंच गए। अब वो घाटों के नाम आप उसकी तरफ चलोगे तब नहीं दिखाई देता, जैसे ही आप घाट के नजदीक पहुंच गए फिर पलट के देखते हो तो पीछे दीवार पे लिखा हुआ रहता है, वापस बैक साइड में देखते हो। तो उन्होंने जैसे ही अस्थियों का विसर्जन करके फिर पलटे तो उनमें से किसी को देखा कि ये जनाना घाट लिखा हुआ है। फिर पूछ लिया किसी ने भी जनाना घाट क्योंकि महिलाओं को समर्पित है ये घाट। तो फिर उनको लगा गांधी जी गलत निकल पड़े इधर, तो फिर उन्होंने उसकी लिपाई पुताई करवा के फिर उसके ऊपर क्या लिखवाया, गांधी घाट। तो यही आज वर्तमान में गांधी घाट है। तो सबसे ज्यादा फेम जिस घाट की है, ये जनरली एग्जाम में इस नाम से आता है ज्यादा, कि क्वीन घाट या मेरी क्वीन घाट राजस्थान की किस लेक के किनारे, तो ये वही है मैडम मेरी क्वीन जिन्होंने महिलाओं के लिए घाट बनाया था। और वही घाट आज वर्तमान में गांधी घाट। तो एक तो यहाँ पे अस्थि विसर्जन अधिक होने के कारण इसको मुख्यतः एक तीर्थ के रूप में मानते हैं पुष्कर को हम। तो हम मानते हैं पांच जो चार धाम है उन चार धामों के बाद में पांचवा यही है अपने लिए, तो हम इसको राजस्थान का पांचवा तीर्थ भी मानते हैं। अब कई कहते हैं सर चार तो बताए नहीं आपने, तो चार हैं वो चार धाम की यात्रा है, बाकी इस कारण इसको पांचवा टाइटल, तो चार अपने यहाँ नहीं है, चार उत्तराखंड की तरफ है। पांचवा तीर्थ राजस्थान के तीर्थों में ये सबसे बड़ा है, इस कारण हमारे तीर्थ राज यही है। तीर्थ राज के साथ तीर्थों का मामा भी इसी को ही बोला गया है। तीर्थों का तो पूरा ननियाल अपने मौजूद है, तीर्थों की नानी देवयानी, और तीर्थों का भाणजा मचकुंड, और तीर्थों का मामा पुष्कर। एक महाराष्ट्र की ओर जाते हैं अपन तो महाराष्ट्र के तट को सूरत से लेके गोवा के बीच
इस वाले एरिया में एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है कोंकणी। तो ये कोंकणी जो बोली वाला एरिया है, यहाँ पे मुख्यतः एक धार्मिक स्थान भी आता है, कोंकण तीर्थ। तो उस कोंकण तीर्थ जो कोंकणी बोली से कहीं ना कहीं उससे ये नाम दिया गया है कोंकण तीर्थ। तो उस कोंकण तीर्थ की तरह फेम अपने यहाँ पुष्कर की है, जैसे महाराष्ट्र की और कोंकण तीर्थ की फेम है, तो इसको राजस्थान का कोंकण तीर्थ भी कहा गया है। राजस्थान का कोंकण तीर्थ। तो ऐसे कुछ प्रमुख स्थान है या धार्मिक स्थान है तो उनका टाइटल भी पुष्कर को दिया हुआ है। तो कोंकण वैसे देखा जाए राजस्थान में नहीं है, लेकिन राजस्थान का कोंकण तीर्थ है ये। तो कोंकण आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये कुछ टाइटल इसके हैं। बावन घाटा झील, ये शब्द एक झील में और आता है, बावन घाट, कोलाइट के अंदर। कोलाइट में भी सेम वही बावन घाट बने हुए हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो और दोनों को अपन आंसर ले सकते हैं तो दोनों आंसर रहेंगे, और दोनों में से एक को चुनना हो तो वो चुनी जाएगी। क्योंकि कोलाइट है, कोलाइट के निर्माता कपिल मुनि को माना जाता है, इसका मीनिंग किसी ने बनाया है उसको, जबकि इसके कोई निर्माता नहीं है, नेचुरल फॉर्मेशन है। तो नेचुरल फॉर्मेशन है और जब से इंसान है तब से ही इसको देख रहे हैं, तो इसका मीनिंग इसका निर्माण कार्य बहुत पहले हुआ है। तो प्रायोरिटी में हम बावन घाट जब भी पूछें तो पुष्कर को प्राथमिकता में रखना है। और एक ऐसा ऑप्शन है कि हम दोनों को ही आंसर में ले सकते हैं, तो फिर दोनों को आंसर में लेना है, क्योंकि बावन घाट दोनों के किनारे हैं। तो राजस्थान में बावन घाटों वाली झील कितनी है? दो हैं, पुष्कर और बीकानेर की कोलाइट लेक। तो एक तो इसके ये उपनाम, ज्यादातर जो तीर्थ वाले शब्द हैं ये इसी में यूज होंगे अपने। पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा और तीर्थों का, राजस्थान का कोंकण तीर्थ। और बाकी एक दो नाम इसके आकृति को लेके, जैसे अर्धचंद्राकार, और ये घाटों के काउंटिंग या जितने घाट बने उसके अकॉर्डिंग 52 घाट। उपनाम के बाद में इस झील को राजस्थान की सबसे पवित्र झील, मीनिंग है राजस्थान में मोस्ट होली लेक का जो टाइटल है, पवित्र झील का जो टाइटल है वो पुष्कर के आगे। तो राजस्थानी मोस्ट होली लेक के रूप में सबसे पवित्र झील इसको कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट, अभी जैसे कि आपको बताया कि गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक बाला साहब ठाकरे जिनको बाल ठाकरे कहते हैं, और एक गुजरों के प्रमुख नेता जिन्होंने आरक्षण में बड़ा योगदान था, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। किरोड़ी लाल मीणा कौन कर रहा है? नहीं, मीणा जी नहीं है, ये बैंसला जी हैं। वो तो युवाओं के लिए अब भी लड़ रहे हैं। तो ये लेटेस्ट व्यक्तित्व हैं जो प्रसिद्ध जिन व्यक्ति की फेम है वो लिखे जाएंगे। अब ये मत बताना सर गांव से हमारे धोड़ा राम जी, चंदगी राम जी, वो भी इधर ही आए हुए हैं, तो उनके नाम नहीं लिखवाए जाएंगे, क्योंकि प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम लिखे जाते हैं। तो ये वाला जो पुरानी बुक्स है उसमें तो सिर्फ ये नाम ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ हैं वो अपडेट करके अब आजकल अटल बिहारी जी, बाला साहब ठाकरे, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, लगभग ये सब सब लिखने लग गए। तो ये तीन चार नाम याद रखिएगा। बाकी अस्थि विसर्जन में व्यक्तित्वों के नाम और किसी में पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि बाकी और कोई स्थान इतना फेम नहीं है पवित्रता में। तो इसका मीनिंग व्यक्तियों के नाम जब भी दिए जाएंगे कि इन व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन राजस्थान में किस स्थान पे हुआ है, तो मोस्टली वो पॉसिबिलिटी आंसर क्या है कि पुष्कर ही आंसर है। हमेशा तो जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है किसी व्यक्ति की माई वाले त्रिवेणी संगम पे कर दी जाए, कोई वर्तमान में कोई ऐसा कोई करंट में हाईलाइट हो जाए कि इनकी अस्थियों का विसर्जन माही त्रिवेणी पर हुआ है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्राथमिकता आपको किसको देनी है? पुष्कर को। फिर इस झील के अंदर बीच में एक समस्या ये थी कि झील के अंदर टूरिस्ट विजिट खूब करने के लिए आते हैं इसमें, और कई तो इसको गंगा तुल्य मानते हैं, क्योंकि पवित्र है तो गंगा तुल्य माना जाता है इसको। इस कारण आते हैं, तो यहाँ पे जैसे गंगा जी में हम पानी की बोतलें भर के लाते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ से भी लेके जाते हैं लोग। कहा जाता है कि पुष्कर में साल भर में जितना पानी नहीं आता उतना श्रावण मास में कावड़िए कावड़ में ले जाते हैं। तो फिर पुष्कर में पानी बचा कैसे? तो इसका मीनिंग इसमें आर्टिफिशियल अप्रोच के माध्यम से पानी बचा हुआ है, कि हमने यहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं इसमें, इन ट्यूबवेल से कंटिन्यूस पानी गिरता रहता है इसमें, कि लेके जाते हैं तो उसकी पूर्ति कंटिन्यूस वो जो पाइपलाइन है उससे होती रहती है, जैसे ही लेवल पे आता है पानी बंद कर दिया जाता है।
फिर जैसे लगता है लेवल कम हो गया तो वापस स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं आसपास के, जिनका अ, मंदिरों के माध्यम से आज उनकी अर्थव्यवस्था है, उसका एक बेस भी है। तो अगर पुष्कर का पानी कम हो गया तो उस एरिया के लोगों के लिए एक संकट है, फिर अर्थव्यवस्था को लेकर भी और रिलीजियस साइट को लेकर भी। तो ये आर्टिफिशियल अप्रोच पे झील बची हुई है अब भी, लेकिन मानेंगे हम इसको कृत्रिम झील, सॉरी प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक में ही काउंट होगी। और इस झील में जैसे ही पर्यटक अधिक आएंगे तो सामान्य सी बात है, जो पवित्र होती है उसमें एक पैर और लगा हुआ रहता है प्रदूषित। यानी जो होली लेक या होली रिवर्स होती हैं वो पोल्यूटेड भी होती हैं, क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा विजिट करने जाते हैं। अब जैसे पुष्कर में भी लोग अधिक आते हैं, तो लोग अधिक आते हैं तो इसके आसपास वाले एरिया में पहले ही अपने से फुटवेयर निकलवा लिए जाते हैं कि जूते चप्पल निकाल के फिर जाना। और पुष्कर तक जैसे जैसे पहुंचते हैं तो पाँव की मिट्टी भी लग के जाएगी। और लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो झील में धीरे धीरे सिल्ट और गाद जमना स्टार्ट होगी। जैसे अपने कोई घर पे आए और अपन घर से 5 फीट दूर एक कदम भी चप्पल यहाँ निकाल देना, अब वो व्यक्ति बाहर से नंगे पाँव जैसे ही आएगा तो उसके पाँव की मिट्टी लगेगी बिल्कुल। तो धीरे धीरे उसके पाँव से भी मिट्टी आएगी अंदर। तो सेम ऐसे ही पुष्कर में धीरे धीरे मिट्टी जमा होते होते और उसके नीचे सिल्ट और गाद जमा हो गई। और पानी में अपने जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं ना, अपने गायें भैंसे जिस खेली में पानी पीते हैं, जो छोटी हौद होती है ना ओपन वाली, तो उसमें भी साल भर बाद में अपन देखते हैं उसका पानी निकाल के अगर उसमें से निकालें तो नीचे मिट्टी निकलती। और झीलें तो बिल्कुल ओपन है, आंधियां वगैरह भी आती। तो इस झील में बीच में ऐसे होने लग गया है क्योंकि इसके किनारे पे इस तरीके से कुछ दीवार वगैरह बनी रहती हैं, जहाँ से कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे तैराक मानते हैं अपने आप को, अब ये यहाँ से कूदते हैं इस झील में से, फिर इनको निकाल के ही लाना पड़ता है। क्योंकि जो यहाँ से जाएगा और जिसकी मुंडी अगर सिल्ट और गाद में फंस गई, तो मुंडी छोड़ो उसमें पाँव फंस जाए तो व्यक्ति नहीं निकल पाए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आता है ना, कई बार ये बारिश के टाइम आप आएंगे खूब घटनाएं कि तालाब में नहाने के लिए एक उतरा था और पीछे पीछे दूसरा उतरा और बाद में तीनों को ही निकाल दोनों को ही निकालना पड़ा। कारण उस एक को देख के वो सोचता है इसको मैं बचा लाऊंगा, लेकिन वो गाद में फंस गया है, सिल्ट में निकलना इम्पॉसिबल है। वैसे जैसे कई बार होता है ना, अपने घर के अंदर कोई चिकनी मिट्टी है और चिकनी मिट्टी में अपना पाँव टिक जाता है और साथ में चप्पल जाती है, फिर यूं प्रयास कर करके बाहर निकालते हैं, चप्पल टूटी हुई आती है, फिर बैठ के यूं साइड में डाल रहे होते हैं उसको, वो स्थिति होती है। तो इस इसके अंदर हमें सहयोग किया कनाडा ने। अब वो सहयोग किस प्रकार का था वो तो नहीं लिखा जाता, हो सकता है तो कोई मशीनरी वगैरह अवेलेबल करवाई होंगी जिससे हमने झीलों की सफाई की, हो सकता है फिनेंशियल कोऑपरेट किया हो। तो कनाडा के सहयोग से इसकी क्लीनिंग करवाई। अब स्थिति पहले से काफी बेटर है। आजकल तो ये भी कर रखा है इसके यहाँ किनारों पे रस्सी और लोहे की जो सांकड़ होती है ना, चेन जो होती है, वो चेन इसमें झील में कुछ डिस्टेंस तक डाल रखी है, ताकि कोई यहाँ पे जो काई या जो इस पे आई हुई है चिकनाई जो आई हुई है पानी वाले एरिया में, किसी का पाँव भी फिसल जाए और किसी के गलती से ये हाथ भी लग जाए, गलती से ही लगेगी, हाथ लगेगी उसके, तो वो पकड़ के वापस बाहर निकल सकता है। तो अब इसमें कई सुविधाएं कर दी हैं पुष्कर के अंदर। तो ये 3-4 पॉइंट इसमें याद रखना। एक तो पवित्र वाला, प्रदूषित वाला टैग हट गया है। अदरवाइज सबसे सर्वाधिक प्रदूषित झील पहले हम इसको मानते थे, आजकल ये टैग जयपुर के मानसागर को मिल गया है। तो ये टैग अब अपने जयपुर का, जिसको अपन कहते हैं ना जल महल, तो जल महल तो इसके अंदर बना हुई जो इमारत है उस इमारत को जल महल कहा जाता है, बाकी जो पानी है वो क्या है, मानसागर। हालांकि जयपुर वालों को भी कम पता है कि ये मानसागर है, अपने लिए वो जल महल साइट के नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कोई टूरिस्ट आए और जयपुर पूरा घूम के भी चला जाए तो उसको भी यही लगेगा कि मानसागर तो नहीं देखा, लेकिन उसने जो जल महल देखा था वही मानसागर था। तो ये इसमें 4-5 पॉइंट हैं। तो उपनाम वाले कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम जुड़े हुए हैं, ये इसमें याद रखना। और फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। और कार्तिक पूर्णिमा का ये जो मेला आयोजित होता है, ये अपने आप में एक पशु मेला है। इसमें ये राजस्थान के जो फेस्टिवल्स आप पढ़ोगे उसमें आएगा भी है। इस मेले के अंदर दीपदान की परंपरा है, मीनिंग जो झील वाला जो पार्ट है उसके अंदर दीपक जलाए जाते हैं। तो इसमें लिखते हैं अपन लैम्प्स आर lit
इन दिस लेक ऑन कार्तिक फुल मून, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है या दीपक जलाए जाते हैं। और ये जो मेला आयोजित होता है, इस मेले में पशु मेला होने के कारण ग्रामीण यानी रूरल एरिया, रूरल कल्चर का व्यक्ति भी होता है। अजमेर सिटी नजदीक होता है तो शहरी क्षेत्र के लोग भी होते हैं। और इस मेले में फॉरेनर्स भी खूब आते हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी इसमें आते हैं, विदेशी पर्यटक हैं। अब यहाँ हर कल्चर का व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति पशुओं के लिए खरीद फरोख्त, बेचने या खरीदने के लिए, शहरी क्षेत्र के लोग अजमेर निकट होने के कारण, और फॉरेनर्स भी यहाँ खूब आते हैं। कहीं पर्यटक होता है वो कहीं ना कहीं मौज मस्ती वाला व्यक्ति ज्यादा होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको एंजॉयमेंट करना होता है, नशा करना होता है इस बहाने। तो पुष्कर धीरे धीरे अपने नशे के कारण भी इसकी फेम बढ़ती गई। जैसे अब आजकल देख लो, होली वगैरह पुष्कर की काफी प्रसिद्ध है, क्यों नशा परोसा जाता है। बहुत सारी ऐसे वहां पे आउटसाइड के अंदर रिजोर्ट बन चुके हैं जो युवाओं को आकर्षित करते हैं, इनवाइट करते हैं। आकर्षित ही करते हैं, इनवाइट तो युवा अपने आप ही चला जाता है। तो ये विदेश हर कल्चर का व्यक्ति होने के कारण इसको नाम दिया गया राजस्थान का रंगीला मेला। तो राजस्थान में रंगीला मेला या कलरफुल फेस्टिवल रंगीला महोत्सव किस झील के किनारे आयोजित होता है? तो पुष्कर मेले को यह टाइटल मिला हुआ है, पुष्कर मेला राजस्थान का रंगीला मेला है। पुष्कर मेले में दीपदान का कार्य होता है। पुष्कर के किनारे किस दिन मेले का आयोजन होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये दो तीन पॉइंट इसमें याद रखना। क्या कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, इस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है, और इसमें दीपदान का कार्य होता है। फिर पुष्कर के बाद में अजमेर सिटी में दूसरी इंपॉर्टेंट झील आती है आना सागर। ये पृथ्वीराज चौहान जो प्रसिद्ध हुए थे, पृथ्वीराज तीर्थे, उनके दादाजी हैं अरुणोराज, उनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था, जिसको हम अरुणोराज सागर भी बोल सकते हैं। अरुणोराज सागर लोकेशन या स्थिति है इसकी अजमेर में। इस झील के क्रिएटर या निर्माता हैं अरुणोराज चौहान। इस झील का जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है, निर्माण काल जो रहा है, हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो शायद, ये 1136-37। और जिस नदी पे इस झील को बनाया गया है वो अजमेर की बांडी नदी, जो कि पार्ट ऑफ बनास, बनास का हिस्सा है। ये बांडी वो नहीं है केमिकल रिवर, वो तो आती है पाली से। ये अजमेर वाली बांडी है जो बनास में मर्ज होती। तो ये इसमें ध्यान रखना। इस झील को ज्योग्राफी में जितनी भी बार पूछा गया, दो तीन बार एग्जाम में आई है, उतनी बार सिर्फ रिवर पूछा गया है इसमें। तो फिर भी पॉसिबिलिटी इसमें इसी क्वेश्चन की वापस है कि राजस्थान की किस सॉरी आना सागर है वो किस नदी पे डिपेंड है, किस नदी का पानी आता है? बांडी। बांडी में शायद कुछ नाले भी इसमें आते हैं। हिस्ट्री की बुक्स में आपके बांडी नहीं देखे, उसमें एक नाम लिखा हुआ है चंद्रा नदी। तो कुछ जगह इसको चंद्रा नदी भी बोला गया, तो चंद्रा नदी शायद उसका कोई पार्ट है या छोटा नाला है। बाकी मुख्य नदी इसमें कौन है? बांडी। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है उसमें ये शब्द नहीं लिखा जाता चंद्र। ये कुछ गाइड वगैरह और हिस्ट्री के कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जिसकी बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है। ज्योग्राफी वाले की ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। यानी अपनी जो ज्योग्राफी बुक्स हैं तो अपने आंसर इसी को ही मानते हैं, बांडी रिवर को, तो चंद्र अपन लिखते भी नहीं है इसमें। तो इसमें रिवर वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बांडी नदी पे स्थित। इसमें भी आना सागर के निकट अजमेर की पहाड़ियां स्थित हैं, अजमेर अरावली की पहाड़ियां। तो अजमेर या अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से यहाँ पे आना जी ने तुर्की सेना के साथ एक युद्ध किया था। अब इस पहाड़ी के पास का जो मैदान है वो रक्त रंजित होने के कारण, यानी रक्त फैलने के कारण, जैसे ही इन्होंने युद्ध जीतने के बाद घोषणा की कि इस मैदान को जैसे ही बारिश हो तो साफ किया जाए, तो इस पहाड़ी के निकट से बांडी नदी बह रही थी, उसको डाइवर्ट कर दिया मैदान की ओर। तो मैदान, अपने को पता है कि पहाड़ियों के पास में मैदान होता है वो नीचा ही होता है हमेशा। तो इस नीचे वाले भाग में ज्यादातर पानी तो आगे निकल गया, लेकिन नीचे गड्ढा होने के कारण कुछ जगह पानी रुक गया वहां। तो अनाजी ने जब वापस विजिट किया कि ये पानी किसका है, कि आपके आदेश के अकॉर्डिंग जो बांडी नदी है उसको हमने डाइवर्ट किया, उसका रुका हुआ पानी। और जैसे ही बारिश गई उसके बाद में भी उस एरिया में उस पानी के कारण ग्रीनरी डेवलप हो गई। तो अनाजी ने कहा तो ये अच्छी बात है, इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल करवा दो फिर। तो उनके समय में इसके चारों ओर एक बाउंड्री वॉल खींची गई थी, यानी पूरी
झील के चारों ओर एक दीवार खिंचवाई गई, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है दीवार इसमें। अजमेर में घंटे भर तेज बारिश आ जाती है तो आना सागर का पानी बाहर आ जाता है। उससे पहले तो हम पढ़ते हैं कि अजमेर में आना सागर है, बाद में पता चलता है आना सागर में अजमेर आ गया है। क्योंकि ये अजमेर का है आप में से कोई? अजमेर सिटी, सिटी के नहीं हो तो ये कंडीशन पता है इसकी। आना सागर में तेजी से पानी आता है इसमें सिटी की ओर से, तो तुरंत इसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है, निकल जाता है बाहर। तो ये स्थिति रहती है क्योंकि इसकी दीवारें बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है। अपने इधर मानसागर में देख लो, मानसागर में भी स्थिति यही है। जल महल से आप में से कोई जल महल एरिया से है, जयपुर से? बारिश के टाइम जल महल को किसी ने विजिट किया हो? किसने किया है? किया है। तो पानी निकलते हुए देखा था। लास्ट ईयर जयपुर में लगभग 3-4 घंटे कंटिन्यूस बारिश हुई थी। मानसागर का पानी उसके ऊपर से आने लग गया था, 2-2, 3-3 फीट पानी ऊपर से आ गया था। और ये लग रहा था कि ऐसा पानी अगर 12 घंटे हो जाए तो जयपुर का जो एरिया, पहाड़ी वाला एरिया, उस एरिया में बाढ़ आना पॉसिबल है। तो ये जो अरावली वाला पार्ट है उसमें तुर्की सेना के साथ जो युद्ध हुआ था, उस क्षेत्र से इस नदी को डाइवर्ट किया था। तो एक तो ये पूछते हैं किस नदी पर निर्मित है बांडी। फिर बाद में अकबर के बाद की पीढ़ियों में, जिसमें जहांगीर, तो जहांगीर ने इस झील के निकट एक गार्डन का निर्माण करवाया। उनको लगा कि अब्बा जान है, उन्होंने तो दरगाह में काम ज्यादा किए अकबर ने, क्योंकि उन्होंने एक कड़ाई भेंट की थी जिनको देग बोला जाता है। तो इन्होंने कि आने वाले की जो जियारत करने वाले, मन्नत मांगने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए एक यहाँ उद्यान या गार्डन का निर्माण करवा दिया जाए ताकि वो स्टे कर पाए, रुक पाए। तो उन्होंने एक दौलत बाग का निर्माण करवाया था, एक गार्डन के रूप में। दौलत बाग आज भी स्थित है, लेकिन वर्तमान में टाइटल दौलत बाग की जगह क्या है? सुभाष उद्यान। फिर इनके बाद में जहां जहांगीर के बाद में शाहजहां, या जिनको खुरम भी कहते हैं अपन। तो उनको लगा कि भाई गार्डन तो बना लिया, लेकिन आने वाले टाइम में जो पीढ़ी है वो सेल्फी कहाँ लेंगी। तो सेल्फी जनरली झीलों के पास में कुछ ऐसी साइट होती हैं जैसे पिलर बने हुए होते हैं, उस पिलर को ऊपर से यूं थोड़ा बहुत कवर कर दिया जाता है, जो छतरी टाइप नहीं दिखाई देते अपने को। तो यहाँ पे खड़े होकर टूरिस्ट पूरे झील के व्यू को देख रहे होते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं। तो इन्होंने, शाहजहां ने ऐसा नहीं किया 4 पिलर नहीं, इन्होंने इसमें 12 पिलर लगवाए मार्बल के। इस कारण इसको नाम दिया गया बारहदरी। तो राजस्थान में बारादरी या बारहदरी है, वो किस झील के निकट स्थित है? तो बारादरी इसलिए बोला गया, इसमें पिलर्स की काउंटिंग जो है, स्तंभ, जो खंबे बोलते हैं ना अपन घरों में कई बार लगाते हैं, तो ये खंबे और पिलर की काउंटिंग कितने है इसमें? 12। इस कारण ये बारादरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में कौन सी झील दौलत बाग और बारादरी के कारण प्रसिद्ध है? आना सागर। तो एक दो हिस्टोरिकल साइट ये भी हैं इनके कारण इसकी फेम, एक नदी वाला पॉइंट। और कुछ समय पहले इसी झील के अंदर एक निर्माणकारी, सॉरी, एक बोट चलाई, सॉरी क्रूज चलाया गया है, इलेक्ट्रिक क्रूज। ये मैंने बताया था, क्रूज राजस्थान से भी पहले ऑलरेडी कई जगह चलते हैं, जैसे गोवा वगैरह उस साइड में, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रूज इंडिया में फर्स्ट टाइम यहाँ चलाया गया है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज या ईवी क्रूज कहाँ पे संचालित किया गया है? आना सागर में। जबकि पहली सोलर बोट पिछोला, और पहले इलेक्ट्रॉनिक बोट पिछोला। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसमें। इसी के पास में जहांगीर ने शिकार के लिए पहाड़ी क्षेत्र में एक इमारत का निर्माण कार्य करवाना स्टार्ट किया था। हालांकि उस इमारत का निर्माण कार्य फिर अधूरा ही रहा था, पूरी नहीं बन पाई थी। इसको नाम दिया गया था चश्मा ए नूर। इसका मीनिंग होता है, नूर का मीनिंग होता है रोशनी। कई बार कहते नहीं, इस व्यक्ति के फेस के ऊपर बड़ा नूर दिखाई देता है। नूर यानी चमक, रोशनी। चश्मा का मीनिंग होता है, ये नहीं है, इसका मीनिंग होता है झरना, वाटरफॉल। तो पहाड़ी क्षेत्रों से हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट होगा वहां से गिरता हुआ झरना दिखता हो, कोई नेचुरल साइट के तौर के ऊपर इसको नाम रखा गया चश्मा ए नूर। तो गलती से ये नहीं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था और जहांगीर ने चश्मा ए नूर बनवाया था,
कि किसके लिए, नूरजहां के लिए। तो इसका मीनिंग है नूरजहां की याद में नहीं बनवाया हुआ। इस यहाँ चश्मा ए नूर का मीनिंग ही अलग है। रोशनी के झरने के तौर पे इसका नाम दिया गया था चश्मा ए नूर, जो जिसको शिकार के लिए तैयार करवाया गया था। तो ये पूछ लेते हैं कई बार, चश्मा ए नूर इमारत या जो हिस्टोरिकल साइट है ये किस जिले में स्थित है। झील वाला तो कम ही पूछते हैं इसमें, ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही ज्यादा पूछते हैं हमसे कि चश्मा ए नूर इमारत का जो महल का निर्माण है वो कहाँ करवाया गया, अजमेर में। किस झील के निकट, तो झील इसमें यही है, आना सागर। तो इसमें 3 हिस्टोरिकल पॉइंट है जिसमें 2 का संबंध जहांगीर से। जहांगीर ने एक तो दौलत बाग बनवाया था और एक दूसरा चश्मा ए नूर। एक हिस्टोरिकल साइट है वो सांझा से रिलेवेंट है बाराहदरी। और एक लेटेस्ट कार्य जो इसमें हुआ है अभी 1-2 साल पहले, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज इसमें संचालित किया गया। और एक ज्योग्राफिकल पॉइंट किस नदी पर बना हुआ है वो याद रखना, बांडी रिवर। तो अभी तक वो क्वेश्चन अधिक आया है रिवर वाला। फिर बाद में यहाँ एक झील आती है फोई सागर। अभी आरएस वाला एग्जाम था, उस आरएस वाले एग्जाम वाले महीने में अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था कि हम नाम चेंज करने वाले हैं। आरएस का एग्जाम होने के कुछ समय बाद फरवरी 2025 में, अभी लगभग 4 महीने पहले, इसका नाम चेंज हो गया, वरुण सागर नाम रखा है इसका। कि ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर फॉय, इंजीनियर फॉय के नाम से है क्योंकि निर्माता वो थे फॉय। अब इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया है, वरुण सागर। वही है बारादरी। काउंटिंग में 5 बनी हुई है, ये बारादरी है। ये इस तरीके से 5 बना रखे हैं उन्होंने, जिसमें 12 पिलर लगे हुए हैं, तो एक पॉइंट ये बना हुआ है, ऐसा 4 जगह और भी बने हैं, तो टोटल 5 हैं। तो इसका लिखा जाता है 5 बारादरी स्थित। तो काउंटिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप तो ये याद रखना बारादरी का संबंध किससे है, आना सागर से। तो वरुण सागर इसमें न्यूज़पेपर में बीच में आया था कि झूलेलाल जो अ, कौन से सिंधियों में है क्या, तो उसकी जो परिक्रमा होती है झील के चारों ओर, तो इन्होंने ये नाम चेंज करके कहा कि इसका धार्मिक रिलीजन जो रिलीजियस इंपोर्टेंस है। तो रिलीजियस है तो परंपरागत तो नहीं रहा होगा क्योंकि झील का निर्माण हुआ है 1891 और 92, तो इस समय निर्माण हुआ है। तो इसका मीनिंग है इससे पहले तो झील भी नहीं थी, तो ऐसी परंपरा तो नहीं रही होगी। लेकिन धीरे धीरे लोग हैं कुछ परंपराएं इजाद कर लेते हैं। जैसे अभी महाकुंभ के अंदर ये था कि क्राउड बहुत ज्यादा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ टेम्पल वगैरह थे जो इम्पोर्टेंट थे, तो उन्होंने कहा कि देखो महाकुंभ की यात्रा तब सक्सेस है जब आप इन मंदिरों के दर्शन करते हुए आओगे। तो भीड़ को डाइवर्ट कर दिया, कोई इस मंदिर में जा रहे हैं कोई इस मंदिर में जा रहे हैं, तो वो मंदिरों से होकर आएंगे तो घाट पे एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे। तो धीरे धीरे उन मंदिरों के दर्शन करते हुए आएंगे तो उनको यह लगेगा कि हाँ हमारा काम अब बना है पूरा। जैसे कई कुछ लंबी यात्राएं होती हैं तो उसमें यह नहीं होता कि इस टेम्पल के बाद ही इस मंदिर जाते हैं और सीधे इस मंदिर में चले जाएंगे, तो इसका मीनिंग है कि अपनी मन्नत पूरी नहीं होनी, सीधे इस मंदिर में जाना व्यर्थ है। तो ऐसी कुछ यात्राएं हैं, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में है ऐसी कुछ यात्राएं। वैष्णो देवी जी, कई कई यात्राएं हैं जिसमें ये कहा जाता है, उसमें कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं पहले। तो इसी तरीके से हो सकता है कि इसमें भी ऐसी कोई जनश्रुति रही होगी, लोगों ने कहा होगा कि भाई यहाँ चक्कर नहीं लगा के आओगे तो झूलेलाल जी के दर्शन करने के लिए जाओ या वो जाओ, वो बिल्कुल व्यर्थ है। तो ये धीरे धीरे चीजें हमारी कल्चर में ऐड होती चली गई। तो वरुण सागर है, बाकी नाम मेरे हिसाब से बदलने नहीं चाहिए। भाई आज इसका नाम फोई सागर है तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है, वो आपको याद है। फोई सागर को देखते हुए आपको ये लगता है कि ब्रिटिश इंजीनियर फोई ने इसको बनाया था। अब नाम धीरे धीरे वरुण सागर आ गया, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके निर्माता वरुण हो गए। उनको लगेगा कि वरुण क्यों नाम रखा गया, क्योंकि धीरे धीरे जो फोई सागर है वो नाम धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, यानी सामने ही नहीं आएगा वो नाम। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में भी कब तक लिखा हुआ रहेगा। अब धीरे धीरे लोग इसको फोई सागर पढ़ाना भी बंद कर देंगे, धीरे धीरे नाम ही वरुण सागर आएगा। तो इसका मीनिंग है कि आप नाम चेंज कर रहे हो तो उसका एक तरीके से इतिहास चेंज कर रहे हो। तो अपने को ये करके नहीं करना है कि पहले भी तो नाम चेंज हुए हैं, तो पहले चेंज हुए हैं तो उसमें कल्चर चेंज हुआ है फिर। और जिस भी संस्कृति ने, जिस भी धर्म ने हमें जो चीजें दी हैं उनको सजोए रखना ही अपने आप में भारत है। कि कितनी भी संस्कृति भारत में आए लेकिन भारत थोड़ी ना बदला है कभी। तो फोई सागर है, फोई सागर के निर्माता इंजीनियर फोई। तो एक तो ये ध्यान रखना। निर्माण काल अभी मैंने बताया था 1891 और 92।
खास बात यह है इसमें भी नदी आना सागर वाली है। नदी इसमें कौन सी है? बांडी रिवर। इस झील में एक खास बात यह है कि अपन राजसमंद झील के लिए ये कहते हैं कि राजसमंद झील राजस्थान में अकाल राहत की पहली झील है, जिसमें अकाल के समय जो व्यक्ति काम करने के लिए आते थे उनको बदले में क्या दिया जाता था? अनाज, यानी उनको उनकी श्रम का पे किया जाता था कि जो भी श्रम करें, श्रम दान नहीं करें, बदले में अनाज लेकर जाएं लास्ट में। ऐसा इंजीनियर फोई ने जब ये झील को बनवाया था अजमेर में, तो उन्होंने भी झील के अंदर लोगों के श्रम दान नहीं लिया, पे किया इसमें। इस कारण कहा जाता है कि या तो राजसमंद झील पहली ऐसी झील है जो फेमेन रिलीफ लेक राजस्थान की 1662 से जो बनाई स्टार्ट हुई, या उसके लगभग 230 साल बाद, अप्रोक्सीमेट 230 ईयर्स के बाद ऐसी दूसरी झील ही आती है, फोई सागर। तो 1662 के बाद में 1762, 1862 और 1892, एंड लगभग 230 ईयर्स का गैप है। इसको राजस्थान की सेकेंड फेमेन रिलीफ लेक कहा जाता है, दूसरी अकाल राहत वाली झील। इस कारण ये इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की दूसरी अकाल राहत वाली झील किसको माना जाता है? फोई सागर को। तो ये अभी अधीनस्थ बोर्ड ने भी किसी एक एग्जाम में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो प्रथम राजसमंद को और सेकंड इसको माना गया। इसमें शायद ब्रैकेट में आगे राजसमंद भी लिखा हुआ होगा, तो ये रिपीट हो जाता है। बाकी लाइन अपनी राजसमंद में भी लिखी हुई है कि फर्स्ट फेमेन रिलीफ लेक ऑफ राजस्थान राजसमंद एंड सेकंड फोई सागर। तो ये अजमेर की तीनों जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जिसमें रिलीजियस इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसका है? पुष्कर का, जो अजमेर से लगभग 10-11 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। अजमेर सिटी में जो बनी हुई है उसका नाम है आना सागर, और थोड़ी डिस्टेंस पे जो बनी हुई है उसका नाम है फोई सागर। तो इसमें तो ज्यादातर आर्टिफिशियल अप्रोच ज्यादा है, बाकी झील अपनी प्राकृतिक का नेचुरल लेक। बाकी पानी इसमें कोई नदी का नहीं आता। आना सागर और फोई सागर में सेम नदी का पानी आता है, दोनों में बांडी का पानी। तो राजस्थान की कौन सी झील है जो अपने 52 घाटों के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर और कोलाइट, दोनों आंसर होंगे इसमें। और राजस्थान में कौन सी झील है जो अर्धचंद्राकार आकृति में? पुष्कर झील। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, पांचवा तीर्थ, वरुण सागर, फोई सागर। राजस्थान की दूसरी फेमेन रिलीफ लेक, दूसरी अकाल राहत वाली झील फोई सागर। बारादरी, दौलतबाग, चश्मा नूर का संबंध, तो ये दोनों तीनों हिस्टोरिकल साइट हैं, किससे रिलेवेंट है? आना सागर। राजस्थान में अरुणोराज सागर की झील को कहा जाता है, तो अरुणोराज आना जी को ही कहा जाता है, या आना जी का ही दूसरा सही नाम क्या था? अरुणोराज। तो ये अरुणोराज सागर यही था, आना सागर। फिर हम यहाँ अजमेर से मिड अरावली से ऊपर की ओर चलते हैं, तो ऊपर की ओर डिस्ट्रिक्ट आता है जयपुर, और जयपुर के बाद में इधर अलवर। तो पहले जयपुर की कुछ झील हैं जो मैं वाले टाइटल से आती हैं। एक तो आमेर पैलेस के पास में जो पानी इकट्ठा होता है, उसको हम नाम देते हैं माउठा। मावट तो हम पढ़ चुके हैं क्या है। मावट तो बारिश का टाइप, विंटर सीजन रेनफॉल इज नॉन एज मावट। शीतकालीन बारिश को मावट कहा जाता है। जबकि माउठा आमेर महल के निकट जो पानी इकट्ठा होता है, एक तरीके से प्राकृतिक झील जो बनती है, वो माउठा होता है, जिसमें साल के कुछ टाइम तो पानी होता है फिर सूख जाता है। जैसे ही हम इसमें बात करेंगे आमेर पैलेस पे कहाँ दिखाई देता है ये। माउठा के बाद में एक साइट, आमेर की ओर जाने से पहले पहाड़ी के इधर जयपुर सिटी की ओर एक झील आती है जो जल महल वाली जो है, वो है मानसागर, जिसमें जयपुर का जो सीवेज वाटर है वो जाता है। यानी कोई टाइम ऐसा था कि मानसागर जयपुर को पानी पिलाया करती थी, आज जयपुर इसको पानी पिला रहा है। तो ये मानसागर, और टूरिज्म साइट के तौर पे इसको अपन बोल देते हैं जल महल। बाकी जल महल इसके अंदर बनी हुई इमारत का नाम है, ना कि झील का नाम। तो अपन मानसागर के नाम से ही पढ़ते हैं इसको। तो ये जो जयपुर के अंदर पहाड़ियां हैं जो जयपुर की तरफ फेस किए हुए, इसको अपन कहते हैं नारगढ़ की पहाड़ी। जिस एरिया की तरफ अपन है, ये जयपुर सिटी। जयपुर सिटी से अपन नारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, तो इन पहाड़ियों की ओर जैसे ही अपन एंट्री करते हैं, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो दो रास्ते होते हैं। एक तो लेफ्ट में चला जाता है नारगढ़ और जयगढ़ की ओर,
और एक राइट साइड में रास्ता जाता है, ये जाता है आमेर की ओर, इस राइट वाले पे। जैसे इस पहाड़ी को क्रॉस करते हैं तो उधर वाली साइड पे इधर है आमेर फोर्ट। तो ये रोड आगे दिल्ली वाले रोड से आगे जाके कनेक्ट हो जाती है, दिल्ली हाईवे से कनेक्ट होती है। तो यहाँ से इस रोड से हम जैसे आमेर पैलेस की ओर जाते हैं, तो इस रोड से जस्ट लेफ्ट आमेर और रोड के बीच में यहाँ एक गड्ढा दिखाई देता है, इसमें पानी इकट्ठा रहता है, बारिश के टाइम में जनरली दिखाई देता है, इसको कहते हैं माउठा। और इस माउठा के अंदर केसर क्यारी स्थित है। जैसे आप आमेर पैलेस की ओर चले जाते हो महल, उस महल से आप रोड की तरफ वापस देखते हो तो राइट साइड में एक गड्ढा दिखाई देगा आपको, जब आपका फेस सड़क की तरफ है तब। जैसे यानी इसी तरीके से, तो राइट साइड में इसी झील में केसर क्यारी स्थित है। तो राजस्थान में केसर क्यारी आमेर पैलेस में किस झील में स्थित है? तो ये माउठा में स्थित है, जो अपने आप में एक नेचुरल एक प्राकृतिक झील। ये केसर क्यारी के लिए प्रसिद्ध। और जयपुर सिटी से जो रोड जाती है इधर आमेर की ओर, इसी के राइट साइड में नारगढ़ की पहाड़ियों से आने वाला जो पानी है वो यहाँ इकट्ठा किया जाता था। मान सिंह जी के समय से ये झील बनी हुई है, इसका उन्हीं के नाम का टाइटल मिला हुआ है, मान सिंह जी का मान सागर। फिर इस झील में एक इमारत बनाई गई जिसमें आजकल लाइटिंग है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, नाइट टूरिज्म के कारण लाइटिंग कर दी गई है उसमें। दिन में तो लाइटिंग दिखेगी नहीं, जलेबी जलेगी तो भी। तो इसका मीनिंग नाइट टूरिज्म जयपुर में चलता है। जैसे एल्बर्ट हॉल शायद एंट्री भी लेट तक है एल्बर्ट हॉल में। कितने बजे तक है? 9 बजे तक। तो इसका मीनिंग नाइट टूरिज्म जयपुर में चलता है। बाकी और जगह देखते हैं ना अपन, फोर्ट वगैरह शाम के 5 बजे बंद हो जाते हैं, 6 बजे तक पूरी क्राउड या भीड़ को निकाल दिया जाता है वहां से, जो भी टूरिस्ट वहां गए हुए हैं उनको। एल्बर्ट हॉल में ऐसा नहीं है, एल्बर्ट हॉल में शाम के 9 बजे तक अलावा, इसका मीनिंग नाइट टूरिज्म भी पॉसिबल है वहाँ। ये जयपुर में जब शाम होगी बाकी और साइट बंद होगी, तो कुछ साइट ऐसी हैं जो 9 बजे तक ओपन। जल महल वाली साइट है, इसमें भी लाइटिंग होती है कंटिन्यूस, 9 10 या जो शायद एक निश्चित टाइम पीरियड है तब तक ये चालू रहती है। तो उसी के तहत इस जल महल में लाइटिंग की हुई रहती है, तो ये पानी के बीच में होने के कारण इसको जल महल। बाकी ऐसे जल महल के सैकड़ों एग्जाम्पल आपको डीग में मिलते हैं। ये तो एक ही एग्जाम्पल है जयपुर में, इसका नहीं जल महल के नाम से प्रसिद्ध है। जबकि डीग को कहा गया है जल महलों की नगरी। तो राजस्थान में जल महलों की नगरी किसको बोला गया है? डीग को कहा जाता है, क्योंकि वहां ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और जल महल का एकमात्र एग्जाम्पल जयपुर में, अकेला महल जयपुर में ही बना हुआ है, इस कारण इसको बोला गया है जल महल। अब हालांकि होटल के रूप में तो पिछोला में भी बने हुए हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं, जग मंदिर और जग निवास। जबकि इसका टाइटल पानी में होने के कारण इसको नाम ही ये दे दिया जल महल। अब यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ है बारिश का, ये पानी इस सड़क के नीचे से नाले बने हुए हैं, यानी आप जाओगे तो रोड से अपने को नहीं दिखाई देते, रोड के नीचे से निकाले हुए हैं। तो ये नाले इस साइड से आके और फिर जयपुर के पानी पेच वाले एरिया और चोमू पुलिया होते हुए आते हैं। और यही नाला ये अपने से 20 30 मीटर डिस्टेंस पे ना, 50 60 फीट पे ही है अपने तो, ये द्रव्यवती नदी। इसका मीनिंग है कि ये जो झील है, ये किस नदी, ये जो पानी आ रहा है बारिश का, इस पानी को ही अपन द्रव्यवती नदी मानते हैं। तो या तो ये कह दो कि ये नाहरगढ़ की पहाड़ियों पे रेनी वाटर है, उस रेनी वाटर पे डिपेंड है। या फिर हम ये कहें कि द्रव्यवती नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो द्रव्यवती नदी उद्गमित होती है मानसागर से। हालांकि अब तो जयपुर का पानी इसमें ज्यादा जाता है, बारिश का पानी इसमें कम आता है, क्योंकि अपन ने सीवेज लाइनें खोल रखे हैं इसमें। यहाँ जो जयपुर का जो दूसरी साइट है, ये जहाँ ये पहाड़ियाँ आपके इस तरीके से घूम के आती हैं जयपुर में, यहाँ पे स्थित है खोले का हनुमान जी मंदिर। इस झील का जो दूसरा फेस है, उधर ये नाले खुलते हैं, उस साइड में काफी ज्यादा स्मेल आती है झील के निकट, मान सागर के निकट। ये जल महल इधर वाली जो साइट है, ये टूरिज्म साइट ही है। तो टूरिस्ट को जब हम लेकर आते हैं तो इस साइड से दिखाते हैं, ना कि उधर वाली से। उधर वाली से दिखाएंगे तो वो आने वाले टाइम में किसी और को भी नहीं आने देगा, क्योंकि वहां जो सूंघ के जाएगा अगले 3 दिन नाक से नहीं निकलना है वो। तो ये वाला जो बाद में ये पानी जो निकलता है धीरे धीरे, तो अब आजकल इस पे क्या कर रखा है, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इसके ऊपर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए।
इसको वापस नदी को जीवित करने के लिए पहले नाले के रूप में ही था, और इस पे ट्रीटमेंट प्लांट निकाल लगा दिए हैं। ट्रीटमेंट प्लांट का मीनिंग है जो गंदगी आती है उसको पहले ही साफ कर लिया जाता है, जो कचरा है उसको निकाल दिया जाता है, बाकी जो पानी है ट्रीटमेंट करने के बाद बाकी के पानी को आगे निकाल दिया जाता है। तो अब इस नाले में इतनी बदबू नहीं आती। भाई हल्की स्मेल तो रहती है, लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। जैसे हम कॉलेज टाइम में आए थे, तो जब भी इधर से कुछ बाइक वाइक लेके निकलते, तो जैसे नाला आता उससे पहले यूं कर लेते थे, यूं लगता है कि जैसे निकल जाए तो बाद में लंबी सी सांस लें वापस, कि निकल जाए तो बदबू नाक में नहीं रहे। वरना कई बार कुछ महक ऐसी घुसती हैं, जैसे अगली बार उस साइट पे आप जाते हो उससे पहले ही अवेयर हो जाते हो कि भाई यहाँ नाक बंद कर लेना, और उसके कुछ सेकंड बाद में कहते हो हाँ अब सांस लो। तो वैसी स्थिति थी इसमें। तो ये द्रव्यवती नदी है जो आगे की ओर जाती है, और जयपुर इसी के अंदर अपनी ताजा गोभी बोता है, जिसको अपन खाते हैं चोमू की ताजा सब्जियों के नाम से। तो इसके इम्पोर्टेंस एक तो जल महल को लेकर, एक द्रव्यवती नदी का ओरिजिन पॉइंट ये है, और द्रव्यवती नदी के किनारे कौन सा सिटी है? जयपुर। जयपुर सिटी के बीचों बीच निकलती है। तो जो पानी पेच वाला जो एरिया आता है, वो पानी वाला जो है वो इसी से आता है, वो पानी मानसागर से। ये नाम सुना होगा, अंबाबाड़ी पानी पेच जयपुर में। तो उस वाले एरिया से, क्योंकि पहले बाढ़ आती थी इस द्रव्यवती में, जयपुर के इस नाले से पानी होते हुए निकलता था जयपुर का बाहर की ओर। लगभग 40 किलोमीटर से भी लंबी नदी है। लेकिन अब ये वापस टीसीएस के कारण इसमें पानी दिखने लग गया है। बाकी तो इसमें पानी कुछ समय सूख जाता है, फिर वापस खोलते पानी, या जयपुर का सीवेज वाटर आता है तो फिर वापस पानी आता है इसमें, गाद की तरह रहता है पानी पहले। अब तो फिर भी लगता है पानी जैसा है इसमें। तो राजस्थान में जल महल के झील में है मानसागर। नारगढ़ की पहाड़ियां के झील के निकट है, तो मुख्य झील इसमें यह आती है। माउठा का नाम जनरली नहीं आता। माउठा तो आमेर पैलेस के पास में एक बड़े तालाब के रूप में ही है वैसे तो, लेकिन अपन इसको प्राकृतिक झील के रूप में देखते हैं माउठा को। तो दोनों याद रखना, इसमें दोनों के टाइटल मैं या माँ से हैं, एक माउठा और एक मानसागर। फिर यहाँ जयपुर से आगे हम अलवर की तरफ चलते हैं, तब अलवर की तरफ आती है सिलीसेट। सिलीसेट, इसकी लोकेशन अलवर में, और इसके निर्माता हैं महाराजा विनय सिंह। इसमें नदी वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक तो लोकेशन याद रखना अलवर। बाकी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे जिन पहाड़ियों के पास में बनी हुई है, जैसे आप जयपुर से अलवर की ओर जाते हो, तो अलवर की ओर अपन जैसे सरिस्का की ओर जाते हैं, तो सरिस्का के सरिस्का वाला तो पार्ट है राइट साइड में। सरिस्का से थोड़ा सा आप लेफ्ट की ओर निकलेंगे यहाँ से, तो कुछ किलोमीटर पे ये आती है जहाँ पे पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। इस तरीके से हिल्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है, पहाड़ी हल्का सा पहाड़ी का चट्टानी भाग है, जिसके ऊपर गाड़ी ले जाना भी पॉसिबल है, इस तरीके से है। और यहाँ पे आरटीडीसी का एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसके पास से टिकट काटते हैं, और बाद में टिकट काटने के बाद में नीचे अपने को स्टेयर से नीचे की ओर आना होता है। लगभग शायद 100-150 सीढ़ियाँ हैं, और नीचे आके फिर पहाड़ियों के बीच में ये झील है। यहाँ इसके बीच में यहाँ बोटिंग करवाई जाती है। तो झील काफी सुंदर बनी हुई है, सरिस्का के निकट ही है। तो ये है सिलीसेड। और सिलीसेड की जो तुलना है वो अपने ओडिशा के अंदर एक वाटर वाली जगह है जिसका नाम है नंदन कानन। तो ये नंदन कानन है, ये एक ज्योग्राफिकल साइट है जो ओडिशा में आती है। तो उस नंदन कानन से तुलना हुई है ओडिशा वाले से। तो राजस्थान का नंदन कानन किस झील को बोला गया है? सिलीसेड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोंकण तीर्थ कहाँ पर आता है, कोंकण तीर्थ महाराष्ट्र में आता है। राजस्थान का कोंकण तीर्थ किसको बोला गया है? इसका मीनिंग वो टाइटल अपने पुष्कर को मिला हुआ है। वैसे ही नंदन कानन ओडिशा में है, लेकिन राजस्थान का नंदन कानन किसको बोला गया है? तब रहेगा सिलीसेट। तो इसको नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेट। इसी झील में मुख्यतः लोकल टूरिज्म के लिए और मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि मत्स्य पालन के लिए ज्यादातर झीलें प्रसिद्ध है,
सिर्फ धार्मिक झीलों के नाम नहीं लिखे जाते, बाकी ऐसा नहीं है, पुष्कर में भी खूब खूब मछलियां हैं, लेकिन वहां मांसाहार को बढ़ावा नहीं दिया जाता। मछलियां खाने के लिए वहां से नहीं निकाली जाती। ऐसा नहीं है दाना निकालने के चक्कर में एक निकाल के झोले में डाल के ले गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पुष्कर वाली साइट पे पॉसिबल नहीं है। तो हर झील में जरूरी नहीं है कि मत्स्य पालन हो रहे हैं तो मुख्यतः मांसाहार के उद्देश्य से ही हो रहा है, मतलब उस जीव को संरक्षण देने के तौर पे भी हो सकता है। तो यहाँ मुख्यतः लीज पे देती है गवर्नमेंट, यानी किराए पे देती है, और किराए भी खूब होता है, 4 से 5 करोड़ रुपए की लीज होती है सिलीसेड की, 1 साल की, कि आप 1 साल तक मत्स्य पालन कर सकते हो, और उसके एवज में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को लीज देनी होगी, क्योंकि पानी और ये झील किसकी है, गवर्नमेंट के। हालांकि दिल्ली की ओर से और हरियाणा की ओर से आने वाला जो टूरिज्म है वो थोड़ा सा इस प्रकार का है, इंजॉयमेंट वाला ज्यादा है। तो वो आता है, उसने झील की स्थिति को अब धीरे धीरे बिगाड़ दी है। तो जैसे ही आप कभी जाओगे विजिट करोगे, सिलीसेट देखा आपने किसी ने, आप ही घूमते हो क्या? तो सिलीसेट में आजकल स्थिति खराब है, कोई तो कुरकुरे का पैकेट फेंक रहा है, कोई टुबोर्ग की बोतल छोड़ रहा है, कोई बुलेट छोड़ रहा है। बुलेट बंदूक वाली नहीं, ये भी ब्रांड आता है एक। तो इस झील की फेम आजकल अन्य चीजों के लिए भी होने लग गई हैं। तो इसमें एक तो ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं नंदन कानन की झील को कहा जाता है सिलीसेट। एक इंपॉर्टेंस ये है कि राजस्थान के अंदर जयपुर, दिल्ली और भरतपुर होते हुए इधर आगरा, ये 3 ऐसी साइट हैं जहां इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म रहता है। जैसे ये जयपुर वाली साइट हो गई, ये दिल्ली वाली साइट हो गई, ये आगरा वाली साइट, इन तीनों को मिला के हम नाम देते हैं गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिकोण। तो स्वर्णिम त्रिकोण में इन तीनों पॉइंट या साइट्स को हम मेन टारगेट करते हैं, जिसमें 2 साइट हमारे पास नहीं है। दिल्ली वाली दिल्ली में है, आगरा वाली यूपी में, हमारे पास जयपुर है। तो जहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म होता है, उस साइट को इंडिया में टूरिज्म साइट में नाम गोल्डन ट्राइंगल का दिया हुआ है। जैसे इसके अपोजिट अपने यहाँ डेजर्ट जिसको देखना हो, या तो बीकानेर में ज़्यादा जाते हैं, या जैसलमेर में, या जोधपुर की ओर। इस कारण इन तीनों साइट को मिला के राजस्थान में एक नाम दिया गया है गोल्ड डेजर्ट ट्राइंगल, मरु त्रिकोण। वैसे एक दिन आप भी, आपकी क्लास में भी एक चिट्ठी आई थी जिसमें मैंने बताया भी था कि आगे टूरिज्म के टॉपिक में आएगा। उसमें यह था कि राजस्थान के इन जिलों में मरु त्रिकोण का हिस्सा कौन सा नहीं है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। और मैंने बताया था बाड़मेर नहीं है, क्योंकि बाड़मेर की ओर डेजर्ट थीम वाला टूरिस्ट कम जाता है। बाड़मेर में सिवाना के इधर जालौर की तरफ चलोगे तो बाड़मेर डेजर्ट जैसा लगता ही नहीं है आपको। बॉर्डर की तरफ बाड़मेर जरूर लगेगा डेजर्ट जैसा, लेकिन उस साइड में इतने होटल सीरीज या फैसिलिटीज इतनी बेटर नहीं है जितनी कि जैसलमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में है। तो इधर टूरिज्म के लिए फैसिलिटी अधिक है। इस कारण टूरिस्ट इन 3 जिलों में डेजर्ट थीम के लिए ज्यादा विजिट करता है। इस कारण टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन तीनों को बोल दिया डेजर्ट ट्राइंगल, मरु त्रिकोण। तो राजस्थान के पश्चिम में मरु त्रिकोण आता है, और पूर्व में इंडिया में जहाँ टूरिज्म सबसे ज्यादा होता है वो गोल्डन ट्राइंगल आता है। तो ये स्वर्णिम त्रिकोण और ये मरु त्रिकोण। तो अब ये मरु त्रिकोण में मरुस्थलीय जिलों के नाम लिखते हैं चारों के, कौन सा मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। तो फिर कई बार लगता है कि सर बाड़मेर आपने डेजर्ट बताया था और ये नहीं मान रहे डेजर्ट। तो डेजर्ट तो है बाड़मेर, लेकिन वो उन्होंने मरु त्रिकोण का टूरिज्म साइट का हिस्सा नहीं माना। फॉर एग्जाम्पल एक टूरिज्म में हाड़ौती सर्किट आता है, हाड़ौती सर्किट में कौन सा जिला शामिल नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मैंने जो चारों शब्द यूज किए हैं चारों हाड़ौती के शब्द हैं। अब इसमें किसको टूरिज्म सर्किट में नहीं माना गया, तो इसमें 12 को नहीं माना गया। किसको नहीं माना गया? तो इसका मीनिंग बिना पढ़े आइडिया भी नहीं लगेगा अपने को कि मरु त्रिकोण का हिस्सा कौन सा नहीं है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो आपने पढ़ रखा है तो आपको बताइए बाड़मेर मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। कि मरु त्रिकोण का मीनिंग, तो मरु त्रिकोण का मीनिंग डेजर्ट थीम पे टूरिस्ट जहां ज्यादा विजिट करते हैं, यानी मरुस्थल को देखने के लिए पर्यटक ज्यादा कौन से जिलों में जाता है, वो मरु त्रिकोण है। इंडिया में टूरिस्ट सबसे ज्यादा विजिट कहाँ करता है, कौन सी साइट को, वो इंडिया में गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिकोण। क्योंकि अपने यहाँ जो एयर सर्विस है, इंटरनेशनल एयर सर्विस है, वो सबसे ज्यादा दिल्ली में है, क्योंकि इंडिया की कैपिटल है। वायु सेवाएं सबसे ज्यादा इधर है, या तो ये या मुंबई वाला,
ये दो एयरपोर्ट हैं जो इंडिया के सबसे ज्यादा वेस्ट एयरपोर्ट में होते हैं। अब इसका मीनिंग यहाँ जो टूरिस्ट आए हैं उसका सुना हुआ रहता है कि भाई शाहजहां के द्वारा एक खूबसूरत इमारत आगरा में बनी हुई है, ताजमहल, विश्व के मुख्य जो 7 या 8 प्रमुख जो अजूबे हैं उनमें से एक नाम उसका भी है। तो इसलिए लोग इसको विजिट करने के लिए जाते हैं। फिर सुना होता है कि राजस्थान का जो कल्चर है वो बहुत बढ़िया है, तो वो जयपुर होते हुए फिर बाद में पश्चिमी राजस्थान की ओर जाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि सबसे ज्यादा जो विजिट होने वाली साइट है वो ये 3 होती हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो इसको लिखा गया है कि सिलिसेड लेक इज सिचुएटेड ऑन गोल्डन ट्राइंगल, ये स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। तो जयपुर से दिल्ली की ओर जाओगे तो बीच में अलवर आता है, जैसे जयपुर से आगरा जाओगे तो बीच में भरतपुर आता है। तो भरतपुर में भी अपने नेशनल पार्क बना हुआ ना केवला देव, तो ये लाइन हम केवला देव में भी लिखते हैं कि केवला देव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन गोल्डन ट्राइंगल, केवला देव नेशनल पार्क स्वर्णिम त्रिकोण पे स्थित है। तो इसका मीनिंग जयपुर दिल्ली की ओर जाएंगे तो बीच में अलवर आएगा, और जयपुर आगरा की ओर जाएंगे तो बीच में दौसा और भरतपुर आता है। तो सिलीसेड का इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गया? एक तो निर्माता कौन है? महाराजा विनय सिंह। तो महाराजा विनय सिंह जी इसके निर्माता हैं। किस जगह बनी हुई है? अलवर, सरिस्का के निकट स्थित है, सरिस्का सेंचुरी है अपने आप में। और फिर इस झील का इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस में एक तो गोल्डन ट्रायंगल पे स्थित है, स्वर्णिम त्रिकोण पे स्थित है, इसके अलावा इसको राजस्थान का नंदन कानन का दर्जा प्राप्त है। तो राजस्थान में ये जो टाइटल नंदन कानन, वैसे इंडिया में तो ये स्थानीय है ओडिशा में, जबकि राजस्थान में ये दर्जा मिला है सिलीसेट। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब अलवर से या अरावली से हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो एक पश्चिम की ओर मुख्य जिला आता है जोधपुर, एक पश्चिम की ओर या उत्तर की तरफ एक मुख्य जिला आता है बीकानेर। तो यहाँ की कुछ प्रमुख झील आती हैं, जैसे जोधपुर की जो झील आती है जिसका नाम है कायलाना। कायलाना लेक, जिसको जोधपुर के महाराजा के भाई ने बनवाई थी, सर प्रताप सिंह जी ने। इस कारण इसको सर प्रताप सागर भी बोलते हैं। बीकानेर की दो प्रमुख झीलें हैं, जिसमें एक तो पुष्कर की तरफ 52 घाट वाली झील है कोलाइत, कपिल मुनि जी के द्वारा निर्माण कार्य माना जाता है, तो कपिल सरोवर भी कहते हैं, कोलाइत या कपिल सरोवर। और एक बीकानेर से जोधपुर की ओर जाते हैं तो बीकानेर से निकलने के बाद 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्थान आता है गजनेर। तो जहाँ गजनेर के महल भी बने हुए हैं, उन महलों के पास में गजनेर झील स्थित। तो यह बीकानेर की खारे पानी की झील तो मैंने पहले भी बताई थी इसमें, लूणकरण सर। बाकी मीठे पानी की झीलों में और भी आती है, लेकिन सबसे अधिक फेम कोलाइत और गजनेर की। तो ये अपने आप में स्थान भी है। बीकानेर से लगभग 50 या 52 किलोमीटर डिस्टेंस पे चलते हैं तब कोलाइत आता है। बीकानेर से लगभग 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है गजनेर। तो इसका मतलब बीकानेर के नजदीक कुछ टाउन या कस्बे हैं, तो इन टाउन और कस्बों के नाम से झीलों के नाम है। जैसे कोलाइत जो स्थान है उसमें झील का नाम भी कोलाइत, गजनेर है उसमें झील का नाम भी गजनेर। महल जो बने हुए हैं, क्योंकि महाराजा गद सिंह है उनके द्वारा ये निर्माण कार्य हुआ था, तो महाराजा गद सिंह के नाम से इसका नाम क्या रखा था, गजनेर। तो पहले इसमें हम ये स्टार्ट करते हैं कायलाना या सर प्रताप सागर। तो एक तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि कायलाना किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर। इसके निर्माता कौन है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो निर्माता का नाम भी है। तो यहाँ सर वो सरोवर वाला सर नहीं है, यहाँ सर रेस्पेक्टेड शब्द है, SIR, ये वाला ही रहता है, सर प्रताप सागर। अच्छा, यहाँ झील के नाम से ये नाम है और जो लिखा है, बाकी निर्माता का नाम सर प्रताप सिंह। झील का दूसरा टाइटल यूज होता है सर प्रताप सागर, जबकि व्यक्ति के नाम में सागर नहीं लगा हुआ, सर प्रताप सिंह। निर्माण काल 1857 की क्रांति के कुछ समय बाद ही बनी हुई है, 1800
72 के आसपास, यानी 1857 की क्रांति से हम देखें तो लगभग 15 साल का गैप रहा है। उस समय 1857 की क्रांति में जोधपुर के राजा कौन थे? तखत सिंह। तो तख्त सिंह है, उनके समय के आसपास इसमें महल बनाए गए थे। ये जो झील थी इसके आसपास, तो वहां से तख्त सिंह के महलों को हटाकर, डिस्ट्रॉय करके जो छोटी मोटी कुछ इमारतें बनाई हैं उन्होंने। फोर्ट तो अलग है, मेहरानगढ़ है वो तो। एक में होटल भी बना हुआ है, अजीत पैलेस जो बना हुआ है। जबकि ये छोटी इमारतें थी यहाँ पर, तो उन इमारतों को यहाँ से हटाकर उसकी जगह झील बनाई गई। तो इस खंड जिन्होंने बनाई थी जोधपुर महाराजा भाई सरप्रताप सिंह जी, उन्हीं के नाम से इसका दूसरा टाइटल रखा गया है। फिर धीरे धीरे ज्योग्राफिकल नाम इसका दूसरा क्या रख दिया गया? कायलान। ये जोधपुर से कितने डिस्टेंस पे है? जोधपुर का है आप में से कोई सिटी देखी नहीं कभी? कायलान देखा है? कितना डिस्टेंस? आपने देखा, कभी विजिट किया कायलाना? कितना डिस्टेंस है जोधपुर सिटी से? कितना? पास में ही है? मतलब डिस्टेंस किलो 1 घंटे का, 2 घंटे का, कितना अप्रोक्सीमेट रास्ता? भाई जो स्टूडेंट होते हैं मैं उनसे पूछता रहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से भी ज्योग्राफी सीखता हूँ। तो ये बातें आपकी बुक्स में नहीं लिखी हुई हैं कि आधे घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है। अब कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है ये। अब जैसे गजनेर वाला मैंने बताया ना, 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो मैं खुद बीकानेर गया था, जब गजनेर आया तो मैंने वहां रुक के, मेरे को लगा मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो एक गजनेर कितने डिस्टेंस पे। तो फिर पता चला कि बीकानेर से जब आए हैं उससे 32 किलोमीटर डिस्टेंस आ गए। मैंने फिर भी अप्रोक्सीमेट 30 से 35 इसलिए बोला, 2-4-5 किलोमीटर इधर उधर हो तो भी चल जाए। अच्छा, 12 किलोमीटर है तो ये लोकेशन इतनी डिस्टेंस देखा है क्या अभी ऑनलाइन? 12 किलोमीटर ही है क्या? तो ये स्थिति वैसी है जैसे आप जयपुर मार्केट से चलना स्टार्ट करते हो और सांगानेर पहुंचते हो। तो सांगानेर और जो प्रताप नगर वाला जो एरिया उसका लगभग पूरा सिटी से 12 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो उसी तरीके से ये लगभग जोधपुर सिटी के बिल्कुल निकट है। तो ये कायलाना साइड, जैसे जयपुर हम कहते हैं सांगानेर, कोई कहता है भाई जयपुर में कहाँ की सांगानेर के? अच्छा, जयपुर से कितना दूर है? तो अपने वो जयपुर वालों को लगता है सांगानेर जयपुर में ही है, क्योंकि सिटी का विस्तार इतना ज्यादा हो गया है कि सांगानेर के आगे तक भी जयपुर चला गया, अगले 10 किलोमीटर आगे भी। तो अपने को तो वो जयपुर जैसा ही लगता है। लेकिन कई कहते हैं नहीं, आप तो, हम तो सीकर की ओर से आते हैं, तो आप तो बिल्कुल जयपुर के दूसरे कोने पे रहते हो। तो उनके लिए जयपुर का दूसरा कोना है। यानी सीकर से जयपुर आने में जितना टाइम लगता है, कई बार ट्रैफिक के टाइम शाम को जयपुर से सांगानेर में उतना टाइम लग जाता है। लगभग 2 घंटे लग जाते हैं आप पे, जैसे 14 नंबर उस साइड से आते होते। तो कैलाना का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस इसलिए है इसका कि ये जो झील है वो किसी नदी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर सतलज, सतलज में एक नदी लिंक है व्यास, और ये दोनों जहाँ कनेक्ट है वहां बना हुआ है हरि के बैराज। हरि के बैराज से यहाँ से लिंक आता है राजस्थान के अंदर। इसको हम कहते हैं आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ से एक लिंक निकाला गया। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, तो ऊपर तो माता जी इंदिरा गांधी जी, यहाँ से निकाली गई है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो इसके जो पानी की सप्लाई है वो किस पे डिपेंड है? आईजीएनपी। तो ये राजस्थान की, पहले तो अपन लिखते थे एकमात्र ऐसी झील है जो आईजीएनपी से कनेक्ट है। लेकिन अब गजनेर के, सॉरी, जैसलमेर के अंदर एक झील और है, जैसलमेर सिटी में बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं लेक गडीसर, जो कई जगह अपने गढ़ से सागर भी लिखा हुआ है। तो सही शब्द उसका गढ़ीसर ही होता है। तो गढ़ीसर है वो भी इस पे डिपेंड है आईजीएनपी पर। तो इसमें पाइपलाइन सप्लाई होने लग गई आजकल, ट्रायल हो चुका है इसका। तो ट्रायल यानी पाइपलाइन डाल दी गई है, अब जैसे पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी की सप्लाई हो जाएगी। तो राजस्थान की अब आईजीएनपी से जुड़ी हुई झीलें कितनी हैं? एक कायलाना और दूसरी जैसलमेर गढ़ीसर।
जो अपन राजस्थान के 4 बड़े जिले बोलते हैं JBBJ, उसमें दोनों जे हैं, जोधपुर और जैसलमेर। ये दोनों आईजीएनपी में झीलों से भी जुड़े हुए हैं। झीलों को तो प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन इनकी लेक्स भी कनेक्ट हैं दोनों की, इसकी कोलाई सॉरी कायलाना और जैसलमेर की गढ़ीसर। तो एक फायदा तो इसका ये होगा, जोधपुर सिटी को पानी सप्लाई होता है। क्योंकि हम लिखने में लिखते हैं कि जवाई बांध से जोधपुर को जलापूर्ति की जाती है, लेकिन जवाई में खुद के पास पानी कम है। जवाई तो खुद से ही पे डिपेंड होता है। जबकि जोधपुर सिटी आजकल किस पे डिपेंड है? कायलाना। जोधपुर के लोकल वालों को ध्यान है, जोधपुर सिटी की ओर पानी कायलाना से आता है। और कायलाना का पानी किस पे डिपेंड है? आईजीएनपी पे डिपेंड। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो आईजीएनपी वाला ये ध्यान रखना, आईजीएनपी से कनेक्ट है, जोधपुर सिटी को पानी सप्लाई। और फिर आर्मी का ट्रेनिंग साइट भी है। जैसे बीच में ऐसा हुआ था कि इसमें एक ऑफिसर और उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, जैसे ऊपर हेलीकॉप्टर से ट्रेनिंग का कोई पार्ट था, ऊपर से कूदे और नीचे जाते, जैसे मैंने बताया ना झीलों में सिल्ट और गाद होती है नीचे। तो जो ऑफिसर थे वो ऑफिसर ऐसी जगह गए जहाँ पे सिल्ट और गाद थोड़ी ऊपर थी साइड। तो वो जैसे ही पानी में नीचे गए तो सिल्ट और गाद में फंस गए। हालांकि उनके पास ऑक्सीजन मास्क वगैरह सारी सुविधाएं होती है, लेकिन उसमें भी लिमिटेड ही होती है। तो वो जैसे ही नीचे गए तो उनको निकालने का प्रयास किया गया। तो जैसे ही नीचे की ओर जाते हैं तो वो जैसे ही नीचे की ओर जाते हैं तो गाद ऊपर आ जाती है। जैसे झीलों में जैसे आप नीचे की ओर जाओगे तो मिट्टी उठना स्टार्ट हो जाती है। विजिबिलिटी बिल्कुल नाक के बराबर हो जाती है। आप कैसे भी उपकरण लेके चले जाओ। तो झील में चारों ओर पंपिंग किया गया, पानी को ऊपर नीचे किया गया बार बार। तो गाद से 2 दिन बाद डेड बॉडी ऊपर आई थी। तो ये बीच में एक घटना हुई थी इसके अंदर, कैलाना के अंदर। तो ये आर्मी ट्रेनिंग साइट के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। आर्मी की ट्रेनिंग साइट यानी आर्मी प्रशिक्षण स्थल के रूप में इसका इंपॉर्टेंस। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन इसमें आईजीएनपी वाला है कि राजस्थान में आईजीएनपी से जुड़ी हुई पहली झील कौन सी है? पहले तो एकमात्र लिखते थे अपन ये, लेकिन आजकल पहली लिखते हैं क्योंकि दूसरी अब गढ़ीसर भी है। फिर हम देखते हैं कोलाइत, जो कहा जाता है कि कपिल मुनि जी ने बनाई थी, इस कारण इसको कपिल सरोवर भी कहते हैं। तो कोलाइत लेक, कोलाइत लेक राजस्थान में कहाँ स्थित है? वैसे तो कोलाइत बीकानेर में स्थित, कोलाइत बीकानेर में है। निर्माता जो दूसरा नाम लिखा है, निर्माता का नाम है कपिल मुनि। कपिल मुनि वैसे हिंदू धर्म में आप फिलोसफी पढ़ चुके हो क्या? उसमें पढ़ोगे तो हिंदू धर्म में 6 दर्शन आते हैं। 6 दर्शन में एक दर्शन आता है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। इस सांख्य दर्शन के जनक किसको माना जाता है? कपिल मुनि जी को। तो कहा जाता है जब ये दर्शन में या अपनी तपस्या में जब लीन थे, तब इनकी माता का देहांत होता है। और हिंदू धर्म कहता है कि माता का देहांत है तो इसका मीनिंग उसकी अस्थियों का विसर्जन उसका बेटा करेगा। तो जैसे ही कपिल मुनि जी को लगा कि मैं अपनी तपस्या स्थली को नहीं छोड़ सकता अभी, तो इन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से जमीन के पानी को, पाताल से पानी को जमीन पे प्रकट कर दिया था। तो ये पानी जमीन से और पाताल के ऊपर प्रकट, पाताल से जमीन पे प्रकट करने वाले कपिल मुनि थे। इस कारण शुरुआत में तो चर्चाओं में कपिल सरोवर, और आजकल उस कस्बे के नाम से इसका नाम क्या हो गया है? कोलाइट। तो ये कोलाइट या कपिल सरोवर इसीलिए कहा जाता है। तो कपिल मुनि जी इसके निर्माता हैं। टाइम पीरियड इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। नदी बीकानेर में वैसे भी कोई नहीं है, तो बीकानेर में जो झीलें हैं वो मुख्यतः रेनी वाटर पे ही डिपेंड है। हालांकि इसमें तो कहा जाता है पाताल से पानी आया हुआ है, लेकिन अपन तो वही मानेंगे कि रेनी वाटर या वर्षा जल पर आधारित। तो नदी भी इसमें कोई नहीं रहेगी, सिर्फ निर्माता का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कोलाई झील है उसमें पुष्कर की तरह इस पे जगह जगह यहाँ पे घाट बने हुए हैं। तो इन घाटों की काउंटिंग इस पे कितने लिखे हुए हैं? 52। 52 घाट स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है।
और कार्तिक पूर्णिमा को मेले के बाद में यहाँ पे जो दीपदान की परंपरा, ये 2-3 पॉइंट आपको पुष्कर से कॉपी करने होते हैं। बावन घाट उस पे भी थे, कार्तिक पूर्णिमा को मेला वहां पे भी था, दीपदान यानी लैम्प्स आर लिट इन दिस लेक ऑन कार्तिक फुल मून। कार्तिक पूर्णिमा को मेले दीपदान की परंपरा, दीपक जलाने की परंपरा इसमें भी है। तो ये एज इट इज तीनों पॉइंट वो हैं जो अपने को दोनों झील में ठीक मानने। फिर इसमें एक घटना हुई थी। घटना ये थी कि करणी माता अपनी बहन से एक बच्चे को गोद लिया था उन्होंने, वो बच्चा खेलता खेलता झील में गिरता है और उसकी डेथ हो जाती। तो इनको मानने वाली जो चारण जाति है, चारण जाति ने प्रण किया था कि माता करणी के परिवार से यहाँ किसी बच्चे की डेथ हुई है, इसका मीनिंग झील सगुन वाली नहीं अपसगुन वाली झील है। और चारण जाति ने प्रण किया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस झील के दर्शन नहीं करेंगी। हिंदू धर्म में बाकी झील का काफी ज्यादा फेम है, यहाँ मेले का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के समय कार्तिक मास के स्नान करने के लिए बीकानेर से भी खूब लोग यहाँ जाते हैं। लेकिन चारण जाति झील के दर्शन नहीं करती, तो कारण कास्ट डज नॉट विजिट कोलाइट लेक। तो बाई चांस ऐसा कोई स्टेटमेंट हो कि चारण जाति की झील के दर्शन करने नहीं जाती, तो चारणों के लिए अपसगुन वाली झील कोलाइत को माना गया। बाकी हिंदू धर्म में इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पुष्कर का और कोलाइत का। यानी उत्तरी राजस्थान में कोलाइत जितनी पवित्र झील कोई नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कोई चारण जाति का व्यक्ति यहाँ पास में से निकल रहा है, कोलाइत दिख गई तो अपसगुन है, ऐसा नहीं है। लेकिन घर से ये कह के कोई नहीं निकलता कि कोलाइत जा रहा हूँ, झील का नाम नहीं लेता। जैसे कई करते हैं ना, भाई घर से निकलते हैं तो खाली मटका मिलना, वापस घर आ जाते हैं कि खाली मटका, इसका मीनिंग काम नहीं होना है। बिल्ली रास्ता काट गई, वापस घर आ जाना। गजनेर लेक। अच्छा, इसमें कोलाइत में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई होगी, ये नकलिस्तान का उदाहरण है, लिखा हुआ है क्या इसमें? ये शायद मैंने आपको पहले डेजर्ट में लिखवाया था। डेजर्ट में मैंने बताया था कि मरुस्थल में जहाँ झील होती हैं उसके चारों ओर ग्रीनरी दिखाई देगी आपको, और उसी सीन को अपन क्या कहते हैं, नकलिस्तान। उसमें कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे, कोलाइत, गजनेर, गढ़ीसर, जैसलमेर, तो उसका भी एग्जाम्पल है। तो कोलाइत लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएसिस, ये नकलिस्तान का उदाहरण भी है। ये एक लाइन इसमें मेंशन कर दीजिए आप। कोलाइत लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएसिस, कोलाइत झील नकलिस्तान का उदाहरण है। नकलिस्तान जिसको अपन मरु उद्यान भी कहते हैं, मरु उद्यान या नकली स्थान का उदाहरण है ये। इसमें गजनेर में भी लिख सकते हैं यही लाइन, गजनेर झील भी इसी प्रकार का नकली स्थान का उदाहरण। तो ये जरूरी नहीं है कि ये एकमात्र इसी में ही लिखा जाए, कोलाइत में इसमें भी आ सकता है, गढ़ीसर में भी आएगा। तो गजनेर झील निर्माता बीकानेर महाराजा गद सिंह। निर्माण काल का इसमें ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है कहीं पे भी, तो निर्माण काल इसलिए अपने इग्नोर करते हैं, इसमें नहीं लिखते। लोकेशन या स्थिति आपको ध्यान है, बीकानेर में जो हेडिंग है उसी में, बीकानेर में गजनेर कस्बे में है। गंगा सिंह लिखा हुआ है क्या? गलत लिखा हुआ है, गंगा सिंह लिखा हुआ है। वो गलती से गंगा सिंह शब्द आ गया होगा, बाकी गद सिंह है इसमें। जो हेडिंग है ना वही, ये करेक्शन करवाया था, हुआ नहीं इसमें। गंगा सिंह जी गंगानगर में एक नहर निकालते हैं, उसका नाम है गंग नहर, जिसको पहले कहते थे बीकानेर कैनाल। इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स में भी गद सिंह है या क्या है? गंगा सिंह है क्या? अच्छा। अब ये बीकानेर से कुछ डिस्टेंस पे है, तो झील जहाँ बनी हुई है या जहाँ झील स्थित है उसके पास में बिल्कुल ये महल बने हुए हैं। गजनेर पैलेस इसी के पास में बना हुआ है। आपको ये लगेगा कि बीकानेर से 30-35 किलोमीटर ठीक ठाक डिस्टेंस हो जाती है, आप सिटी से दूर जा चुके हो।
जैसे जयपुर से 30-35 किलोमीटर दूर निकल गए तो इसका मीनिंग सिटी से तो डिस्टेंस ही है थोड़ी बहुत। तो अपने को लगता है कि शायद सस्ता होटल है, जाके रुकने का प्रयास करोगे और बाद में पता चलेगा कि एक कमरे की कीमत 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। क्योंकि हेरिटेज साइट होती है, महंगी होती है। क्योंकि जिस जो भी लीज पे लेता है या जिनके अधिकार में है, तो वो लीज महंगी देते हैं इनको। तो इस कारण ये थोड़ा सा महंगा होटल होता है। तो अपने को लगता है तो ये तो पुराना खंडर है, इसमें इतनी कीमत क्यों। तो बताते हैं कि महाराजा गद सिंह यहाँ सोए थे, बाद में गंगा सिंह जी भी आए थे, वो भी 2 दिन 3 दिन उसी कमरे में जिसमें आप रुक रहे हो उसी में रहे थे वो। तो अपने को फील आती है कि अच्छा वो गंगा सिंह जी वाला। कि और तो और उसमें जो बेड डला हुआ है साइड में, उस पे सोना नहीं है, वो भी वो गंगा सिंह जी वाला ही है, लेकिन देखने के लिए है सिर्फ। यानी कुछ ऐसी ए, चीजें उसके अंदर होती हैं जो एज ए म्यूजियम के रूप में अपने के लिए होते हैं ना। जैसे कुछ बड़े होटल होते हैं जिसमें पुराने कुछ हथियार रखे हुए होते हैं, लेकिन उन पे मिरर वगैरह वो सब शीशे वगैरह लगा के रखते हैं। तो उसी तरीके से इसमें शायद इस कारण इसकी कीमत ज्यादा है। जनरली सुनने में मिलता है इसकी कीमत उस एरिया के अकॉर्डिंग देखते हुए ज्यादा है। तो अब इस झील के पास में जैसे ही आप ये देखते हो, इस इमारत को देखते हो, तो इस इमारत की जो तस्वीर या पिक्चर ये झील में इतनी साफ दिखाई देती है, अपने को ये लगता है कि झील मिरर की तरह चमक रही है। और ये अच्छी बात है कि बीकानेर से डिस्टेंस पे है, इस कारण साफ भी है। तो ये साफ होने के कारण इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा गया है, एक क्लीन मिरर ऑफ वाटर। जैसे कई बार नहीं होता अपन पानी के पास में बैठ कर अपने बाल ठीक कर रहे होते हैं, फेस को देख रहे होते हैं उसमें, जैसे कोई पानी वाला एरिया होता है वो मिरर की तरह दिखाई देता है साफ पानी। तो सेम वैसे ही ये देखने में कुछ इस प्रकार से लगती है। ये गजनेर पैलेस है और ये झील है। तो ये इसके जो ऊपर पिक्चर एज इट इज वो नीचे अंदर पानी में भी दिख रही है। तो एक क्लीन मिरर ऑफ वाटर, पानी का शुद्ध दर्पण। तो पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को बोला गया है? गजनेर। एंड गजनेर लेक इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओएसिस। ये ओएसिस का भी एक उदाहरण है। तो इसमें एक तो ओएसिस का एग्जाम्पल, एक इसी झील के निकट गजनेर पैलेस स्थित है, गजनेर महल। तो ये इसमें, और एक पानी का शुद्ध दर्पण इसको कहा जाता है, एक क्लीन मिरर ऑफ वाटर। एक क्लीन मिरर ऑफ वाटर, पानी का शुद्ध दर्पण इसको कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें, पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील। चारण जाति की झील के दर्शन नहीं करती। कोलाइत। राजस्थान की किस झील को नंदन कानन का दर्जा प्राप्त है? सिलेसेट झील को। राजस्थान की मोस्ट पोल्यूटेड प्रदूषित झील का दर्जा? जयपुर की मानसागर को। सबसे पवित्र झील? पुष्कर। राजस्थान की पहली अकाल राहत वाली झील? राजसमंद। सबसे अधिक हाइट और डीप वाली? नक्की झील। राजस्थान में ग्रासियाओं की पवित्र झील? आंसर नक्की। सर्वाधिक टापू या आइलैंड्स वाली? आंसर रहेगा जयसमंद। फ्रेश वाटर मीठे पानी में सबसे बड़ी? आंसर वापस जयसमंद। और राजस्थान में किस झील को सरप्रताप सागर भी कहा जाता है? कायलाना। जोधपुर महाराजा के जो 22 सरप्रताप सिंह जी थे उन्होंने निर्माण कार्य करवाया। अब इसके बाद में राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट लेक आपकी इधर 12 की ओर बसती है, कौन सी? रामगढ़ क्रेटर। तो रामगढ़ आपको मैंने बताई थी, रामगढ़ क्रेटर जो लेक है, ये 12 में स्थित है, जिसको हम एक क्रेटर लेक भी मानते हैं। साइंटिस्ट इसको मेटेओराइट लेक या उल्कापिंड झील भी मानते हैं। क्या उल्कापिंड के गिरने से गड्ढा बना है, तो उल्कापिंड झील का दर्जा भी। बाकी ये टाइटल राजस्थान की किसी और झील में नहीं लगता है। इंडिया में ये महाराष्ट्र की ओर एक लेक और भी आती है अपने, जिसका नाम आता है लोनार। उसको भी ऐसा ही माना जाता है। ज्योग्राफर उसको भी क्रेटर मानते हैं, साइंटिस्ट उसको भी मेटेओराइट लेक मानते हैं, उल्कापिंड झील मानते हैं कि उल्कापिंड के गिरने से बनी।
तो इसी जो रामगढ़ क्रेटर या बारा में जो स्थित है वोल्केनिक लेक का जो दर्जा है, एक तो घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है, ये इंपॉर्टेंस। CO4 सेफ हिल्स, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियों से कवर। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि यूनेस्को ने जियो हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया, भू विरासत स्थल में। तो रामगढ़ क्रेटर लेक इज लिस्टेड इन जियो हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। ये यूनेस्को की जियो हेरिटेज साइट में। अनाउंसमेंट तो 2020 में ही हो गया था, कोरोना वाले टाइम पीरियड में। और लास्ट ईयर अभी ये अपना एग्जाम होने वाला था ना फरवरी के अंदर, उससे कुछ महीने पहले यानी 2024 के अंदर इसको अधिसूचित या इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि हम आपके लिए RS की वैकेंसी निकालेंगे, निकाली नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट। ये बात कहने के 2 साल बाद में वो नोटिफिकेशन निकालती है। तो इसका मीनिंग अनाउंसमेंट बहुत पहले हुआ था और 2 साल बाद में भर्ती आई है गवर्नमेंट की। तो इसका मीनिंग जिस दिन आई है उस दिन नोटिफिकेशन उस दिन आया है। तो इस झील को नोटिफाइड बाद में किया गया 4 साल बाद, जबकि अनाउंसमेंट 2020 से। तो राजस्थान की किस झील को जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है? रामगढ़ क्रेटर को 2024 में दिया है। फिर राजस्थान की कुछ अदर लेक्स और बसती हैं। वो उन लेक्स की सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं उनमें इतनी, उनकी सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो वो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट में अदर लेक्स के नाम से, अन्य झीलों के नाम से। तो अन्य झीलों के नाम से इसमें एक तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे उत्तरी राजस्थान के अंदर संभाग मुख्यालय बीकानेर और एक हनुमानगढ़, गंगानगर के नहीं, इन दो प्रमुख जिलों के देखें, हनुमानगढ़ और बीकानेर। फिर पश्चिमी राजस्थान में जो सबसे पश्चिमी जिला उसकी झील देखेंगे जैसलमेर की। सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। और ईस्ट वाला जो जिला है धौलपुर। तो पहले हमने ये टारगेट कर लिया कि जो लास्ट वाले डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ गंगानगर की जगह हमने हनुमानगढ़ और बीकानेर को चुना है। बाकी सब लास्ट वाले हैं। ये मोस्ट सदर्न है, ये मोस्ट वेस्टर्न है, ये मोस्ट ईस्टर्न। ये सबसे पूर्वी है, सबसे पश्चिमी है, सबसे दक्षिणी। यहाँ उत्तरी को नहीं लेकर उसका निकटतम जिला लिया है, यानी गंगानगर नहीं लेके हनुमानगढ़ और बीकानेर। बीकानेर में दो झील आती है यहाँ पे, जिनके दोनों के नाम के लास्ट में सर लगा हुआ है, जिसमें एक का नाम है लूणकरण सर और एक का नाम है इसमें सिटी के अंदर ही बनी हुई है दूसरी झील सुरसा। अच्छा सागर शब्द है, नहीं, लूणकरण सर खारे पानी में आ चुकी है, सागर वाले शब्द लगे हुए हैं, अनूप सागर और सुरसागर। ये दोनों नाम आगे सिटी भी हैं गंगानगर में गढ़ वाले टाइटल के नाम से, एक अनूपगढ़ और एक सूरतगढ़। वहां सूरतगढ़ नहीं है, सूरतगढ़ है, महाराजा सूरत सिंह जी के नाम से। अब झील में वो पूरा नाम ठीक नहीं लग रहा था सूरत सागर, तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया उसका सुर सागर। तो ये जो दोनों शब्द हैं सागर के साथ, तब तक तो ये बीकानेर में है। और ये दोनों नाम जब अनूप सिंह जी का और सूरत सिंह का नाम जब गढ़ के साथ आएगा, जैसे अनूप से अनूपगढ़ और सुर से सूरतगढ़, तब ये सिटी के नाम होंगे। और ये सिटी कौन से जिले में आते हैं? गंगानगर। ये दोनों में फर्क रहेगा। तो गढ़ वाली तो साइट है, स्थान है, सागर वाली झील है। और झीलों के नाम से दोनों के दोनों कहाँ हैं? बीकानेर। राजस्थान में घग्गर रिवर जहाँ से एंट्री करती है, वहां हनुमानगढ़ में एक झील बनती है जिसका नाम है तलवाड़ा। तो इसके बाद हम पहले कर चुके हैं। आगे खनिजों में एक तलवाड़ा और आएगा, वो राजस्थान के बांसवाड़ा में आता है, ये तलवाड़ा लेक के रूप में। जैसलमेर में अभी एक तो सिटी में अभी बताई थी मैंने आपको, गढ़ीसर, IGNP से कनेक्ट। इसमें लिखा हुआ है क्या? इसमें लिख देना अगर नहीं लिखा हुआ तो। IGNP से जुड़ी हुई। एक यहाँ पे आएगा अमर सागर। ये अमर सागर जब हम एनर्जी पढ़ेंगे तब आएगा। राजस्थान में विंड एनर्जी स्टेशन, पवन ऊर्जा का पहला संयंत्र अमर सागर में लगाया गया। यानी विंड एनर्जी, जो विंड फैन घूमता है उससे बिजली जनरेट होती है, बिजली बनती है। तो राजस्थान में जैसे सोलर एनर्जी पहली कहाँ लगाई गई, विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी का पहला प्लांट यहाँ पे था। और मैंने काकनी नदी पढ़ाई थी, उस पे लास्ट में एक नदी बताई थी, सॉरी झील बताई थी, बुज। तो बुज झील भी जैसलमेर में स्थित है, अमर सागर भी जैसलमेर में, गढ़ीसर भी जैसलमेर। ये सब मीठे पानी के, जबकि एक कावोद जैसलमेर खारे पानी की। वो खारे पानी में बनने एक काणोद शब्द था, वो कावोद, वो जैसलमेर में आती है, वो खारे पानी में आती है, कावोद।
तो ये मीठे पानी वाले कई नाम है। एग्जाम में ज्यादातर सुमेलित करने में ये दिया जाता है। जब कई बार झील दी गई है और उनके सामने झीलों से सुमेलित करवाया गया है, तो काफी इजी क्वेश्चन दिया गया है गढ़ी सर। कभी आप जैसलमेर विजिट करो, तो जैसे ही आप जैसलमेर सिटी में पहुंचते तो सिटी में लेफ्ट हैंड को है, सिटी में पहुंचते ही वो कौन सी झील है वहाँ, गढ़ीसर। बाकी ये कुछ डिस्टेंस में है जैसलमेर में, ये सिटी में नहीं आते। ये अमर सागर जगह है, वहां अमर सागर में जाओगे तो अमर सागर में बनी हुई। फिर राजस्थान के सदन में आओगे, तो सदन में बांसवाड़ा में माही नदी को देख के क्या आ जाएगा आपको, आनंद। तो जहां आनंद आ जाएगा वो आनंद सागर। जो कोई जगमाल सिंह जी थे उनकी पत्नी ने बनाया था, जिनके नाम के आगे टाइटल बाई लगता है। जैसे आप यहाँ दक्षिणी राजस्थान से लेके महाराष्ट्र की ओर चलोगे, तो जो औरतें होते हैं उनके नाम के आगे टाइटल रेस्पेक्टेड शब्द बाई यूज होता है। जैसे गुजरात के और रेस्पेक्टेड इन जो आदमी होते हैं उनके नाम के आगे भाई। अब जैसे मैंने पहले भी शायद एग्जांपल बताया था कि पत्नी अपने पति को भी भाई बोलती, लेकिन क्योंकि भाई वहाँ रेस्पेक्टेड शब्द है, भाई का मीनिंग राखी वाला नहीं है। और जैसे शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। गुजरात में ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे जिनके नाम के आगे बाई टाइटल लगा हुआ, तो उसका इफेक्ट है उस कल्चर का। तो इनके जगमाल सिंह जी की जो पत्नी थी उनके नाम के आगे बाई लगता था, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इस कारण इसको नाम दिया गया बाई तालाब। तो इसको बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि राजस्थान की किस झील को बाई तालाब भी कहा जाता है, आनंद सागर को। यहीं पे बांसवाड़ा की ओर एक झील और बनी हुई है जिसको, वैसे तो इसको ज्योग्राफी में तो ये लिखा जाता है देलाब, देलाब तालाब, या ये को साइलेंट करते हुए कई बार देलाब तालाब भी लिख देते हैं। बाकी वास्तव में इसका नाम है डाइला तालाब, डाइला या डाइलाब ये भी लिखा जाता है। तो डाइला शॉर्ट में डाइला बोलते हैं, बाकी डाइलाब तालाब। कोई बांसवाड़ा से आप में से, बांसवाड़ा कोई नहीं है, तो ये अपने पहले अपने इसमें ये नाम ही लिखवाते थे देलाब। और ये लिखवाने वाले बांसवाड़ा वाले ही हैं कि सर ये सही नाम है डाइला, शॉर्ट में डाइला कहते हैं और पूरा नाम हम डाइलाब तालाब कहते हैं। तो ये भी एक झील है। ज्योग्राफी में इसको लेक लिखा गया, लेकिन कई जगह इसके नाम में भी आगे क्या लगा हुआ है, तालाब। क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा वाले उन्होंने माई बजाज सागर जैसा लंबा बांध देखा होता है राजस्थान का, उन्होंने कागदी पिकअप डैम देखा होता है, तो उनको बाकी जो झीलें होती हैं वो तालाब ही लगती हैं। क्योंकि जब उन्होंने 3 किलोमीटर से भी लंबा बांध देखा है, तो बाद में ये आनंद सागर ये छोटी झील के नहीं उनके तालाब के रूप में लगेगी, क्योंकि उन्होंने माही नदी को देखा जो काफी बड़ी नदी है। इस कारण ये अपनी कई झीलों के नाम के आगे तालाब शब्द यूज करते हैं, बाकी वो लेक के रूप में। फिर राजस्थान के पूर्व में धौलपुर में दो झील हैं, जिसमें एक का नाम आता है राम सागर। अब जैसे यहाँ धौलपुर से आप 12 की ओर आओगे तो यहाँ पे भी राम है, लेकिन यहाँ पे रामगढ़ क्रेटर। तो एक राम इधर है राम सागर झील के रूप में, एक राम इधर है रामगढ़ के रूप में। तो रामगढ़ क्रेटर लेक 12 में और राम सागर धौलपुर में। हम सेंचुरी भी पढ़ेंगे इसी नाम से। जैसे ताल छापर झील कहाँ पर है, और ताल छापर सेंचुरी। तो जहाँ झील है उसके चारों ओर का जो रिजर्व एरिया है, गवर्नमेंट ने जिसको संरक्षित घोषित किया हुआ है वाइल्ड लाइफ के लिए, जिसमें ब्लैक बक एंड कुर्जा बर्ड, काले हिरण और कुर्जा पक्षी संरक्षित हैं, उसको हमने ताल छापर कहा है। देखो बचपन में कुछ समस्या होती थी तो घर वाले क्या करते, चूल्हे से राख निकाल के फिर रगड़ते थे। तो ये अगर समस्याएं हैं तो इलाज के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें, मेरे पास नहीं है। और मैं इससे बुरा नहीं बोल सकता था आज। एक दूसरी झील कौन सी है यहाँ पर, तालाब शाही। चौथी मंजिल पे नहीं बैठे, वरना मैं बताऊं अब यहाँ से तो उठा के फेंके तो भी जिंदा निकला हूं। राजस्थान के अंदर कुछ टाइटल हैं संबंध वाले, संबंध वाले नहीं, संबंध अलग होते, वो रिलेशन वाले संबंध। ये संबंध का मीनिंग है लाइक ए ओशियनिक पार्ट।
यानी ऐसी झील जो देखने पे महासागर जैसी लगे, क्यों राजस्थान वालों को झीलें बहुत बड़ी बड़ी बनाई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ था डेजर्ट। तो जिस राजा ने भी बनाई झील के नाम के आगे क्या टिका दिया, ये लो सागर बना दिया। तो कुछ झीलों के आगे सागर से भी बड़े बनाई, उनके आगे क्या लिख दिया, संबंध। जैसे जय संबंध, राज संबंध, नंद संबंध। बनास का एक बांध भी है, झील के रूप में भी मानते हैं। तो ऐसे कुछ संबंध वाले टाइटल हैं राजस्थान में जो चारों डायरेक्शन में है। जैसे नॉर्थ में तो नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल ईस्ट में आता है अलवर के अंदर। अलवर वाले का नाम देख के इसमें गड़बड़ होगी। जयसमंद कहाँ स्थित है, सिंपल इतना ही पूछा गया है। तो अलवर भी ठीक है और सलूम्बर भी ठीक है, दोनों सब ठीक है। तो जयसमंद सलूम्बर में भी है, अलवर में भी है। पूछा गया जयसमंद लेक कहाँ स्थित है, तो आंसर रहेगा सलूम्बर में है। जयसमंद डैम कहाँ स्थित है, जयसमंद बांध कहाँ स्थित है, आंसर रहेगा अलवर। तो अलवर जयसमंद किस नाम से है, बांध के नाम से। तो राजस्थान में जयसमंद कितने हैं, दो, एक सलूम्बर जयसमंद, एक अलवर जयसमंद। फर्क क्या है, जयसमंद लेक सलूम्बर में और जयसमंद डैम कहां पर है, अलवर में। फिर यहां से पश्चिमी राजस्थान जोधपुर में जाएंगे तो प्रतिहार शासक बालक राव ने एक झील बनाई थी, उसको हम कहते हैं बाल संबंध। ये कुछ समय से झील चर्चाओं में पानी की कमी के कारण, इस कारण ये बीच में चर्चाओं में रही है कि पानी कम होने के कारण बाल समंद में पानी बहुत कम है। अब ये बाल वास्तव में बाल जितना ही बच गया है, इसमें कहते हैं बाल बाल ही बचा है। तो इसमें पानी बहुत कम बचा है बाल समंद, इस कारण ये करंट में बीच में चर्चाओं में थी। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ भी लिया था कि राजस्थान में हाल ही में कौन सी, ज्यादातर जिलों में पानी कम ही हो रहा है वैसे, लेकिन उस समय वो ज्यादा हाईलाइट हो रही थी, इस कारण पूछा गया कि हाल ही में कम पानी के कारण कौन सी झील चर्चाओं में है, ये बाल संबंध थी। बीच में जैसे सांबर के अंदर कुर्जा पक्षियों की डेथ हो गई थी, तो वो भी एक बार चर्चाओं में आई थी 2019 के आसपास, क्योंकि एवियन बोटुलिज्म एक वायरल डिजीज आ गई थी पक्षियों में। तो उनके शरीर में लकवा पड़ना, ऊर्जा का पानी में डूब जाना, और पानी में डूबने से उसकी डेथ होना, क्योंकि शरीर में जब लकवा आ जाता है तो गर्दन काम करना बंद कर देती है। पक्षी जो पानी में तैर रहा है वो पानी में तैरता रहता है कंटिन्यूस। तो ये सांबर में हालांकि पॉइंट मिस कर दिया था, कल किसी की चिट्ठी भी आई थी इसको लेकर कि सर वो कुर्जा पक्षी की डेथ। तो कुर्जा की जो शरण स्थली है वो किसी टाइम उसकी डेथ वैली भी बनी थी, मृत्यु घाटी बन गई थी 2019 के अंदर। फिर यहां से अगर हम सदन की तरफ चलें तो राजसमंद में राजसमंद तो हो चुकी है, लेकिन वहां पे एक और आती है नंद संबंध। तो नंद संबंध वैसे हम बनास पे पढ़ चुके हैं, ये वही नंद संबंध है। बनास के जो डैम लिखवाए थे उसमें सबसे पहला नाम लिखवाया था नंद संबंध, राजसमंद में है। और जोधपुर के नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट आता है पाली, पाली में आता है सरदार संबंध, सरदार संबंध पाली। तो ये संबंध वाले तीन चार पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। नंद संबंध अपना ऑलरेडी पहले हो चुका है बनास में। जय संबंध अपने लिए नया शब्द है, पहले झील हो चुका है, अब ये डैम अलवर में। बाल संबंध जब हिस्ट्री ठीक से पढ़ोगे उसमें आ जाएगा आपके, अगर गुर्जर प्रतिहार शासक आपके दिए हुए हैं तो उसमें एक प्रतिहार शासक बालक राव आते हैं, उनका निर्माण कार्य जोधपुर में है। और एक सरदार संबंध आपके पाली में है। तो सरदार सरोवर डैम अलग है, वो नर्मदा नदी पे गुजरात में बना हुआ है, उसका नाम आता है सरदार सरोवर डैम। तो ये सरोवर डैम नहीं है, ये सरदार संबंध के नाम से। तो सरदार संबंध किस जिले में है, तो आंसर रहेगा पाली। और फिर इसके बाद में कुछ छोटी मोटी झील और एक लेक कंजर्वेशन प्लान या प्रोग्राम, एक कार्यक्रम बचा है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन कल।